हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज सीएमए इंटर ऑडिट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग आज सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे फर्स्ट 10-15 मिनट्स एंड देन वी माइट स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक टुडे। तो आइए आप बैठ जाइए। जो लेट आ रहे हैं, जो घर से कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी रेडी। इंस्टीट्यूट मैट भी खोल लीजिए। सीएमए इंस्टीट्यूट के जो ऑडिट की मैट है वो भी खोल लीजिए। और हमारे तरफ से आपको एक दो किताब दी गई होगी। एक जो पतली किताब है, जो कंपनी ऑडिट वॉल्यूम 1 भी है, वो भी रेडी रखिए। रेडी नहीं है, वीडियो पॉज कर दीजिए घर पर एंड जल्द से आ जाइए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑडिट सिलेबस सेक्शन बी। ऑडिटिंग आपके जो इस पार्ट में दिया हुआ है, प्लीज ओपन योर इंस्टीट्यूट मैट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग न्यू सिलेबस का जो मैट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ग्रुप 2, वहां पर आप आ जाइए एंड पार्ट बी इंडेक्स में देखकर खोल लीजिए। ये मैट मैंने क्यों खुलवाया है, पहले आपको ऑडिट सिलेबस के बारे में एक आइडिया देने के लिए कि व्हाट इज देयर इन ऑडिट सिलेबस। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा व्हाट इज ऑडिटिंग एंड व्हाट इज कंपनी ऑडिट, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, व्हाट इज टैक्स ऑडिट। हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू स्टडी कंपनी ऑडिट एंड वी हैव टू स्टडी कॉस्ट ऑडिट। बट और भी बहुत टाइप्स की ऑडिटिंग होता है। हम लोग आने वाले इन दिनों में धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, आपको यहां पे इंडेक्स में एक इंडेक्स ले चलता हूं, बेटर होगा। प्लीज ओपन योर स्टडी मैट, चैप्टर नंबर 6 आप वैसे खोल लीजिए। यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, बिकॉज इंस्टीट्यूट मैट से ऑडिट पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं ऑडिट में सीएमए वालों के, बिकॉज वो अपने सीए वाले दोस्तों के साथ वो क्या करते हैं, वो हाईफाई स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग पढ़ने चले जाते हैं। यहां पर उतना वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू सिलेबस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने अपने सीए फ्रेंड से कभी सुना होगा, पर ये एक्सक्लूसिव सीए की बैच है, सीएमए की बैच है। तो इस सीएमए के बैच में आपको ये समझना होगा, आपका पेपर आपके स्टाइल और आपके पैटर्न से आएगा। You cannot follow your friend who is doing chartered accountancy, उनके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मोटे मैट को मत फॉलो करिए। इनका मैट ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है ऑडिट का फॉर सम पोर्शंस, एक्सेप्ट कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट का मैट अच्छा नहीं है। ये पोर्शंस यहां से मैं अपने मैट से करवाऊंगा, कारो एंड कंपनी ऑडिट। आइए हम देखते हैं ध्यान से। एक बात बताओ, तुमने कभी इकोनॉमिक्स में एक वर्ड सुना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सुना है ना? वैसे ही ऑडिट सिलेबस में भी है ना, आपको दिखेगा दो टाइप का फेशिया। जो ऑडिट का सिलेबस है सीएमए में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेशिया है कंपनी ऑडिट। लिखो प्लीज, सेक्शन नंबर 138 से 148, जो कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन नंबर है, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं काफी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लॉ बेस्ड, बहुत आपको लगेगा कि मैं लॉ ही पढ़ा रहा हूं, और ये बहुत स्कोरिंग है। स्टूडेंट्स को ये आंसर्स जल्दी याद हो जाते हैं। आंसर्स इसके छोटे होते हैं, थियोरिटिकल नहीं है, एनालिटिकल है, थोड़ा बुद्धि यूज करना पड़ता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने के समय। तो यहां पर आप देखोगे कंपनी ऑडिट में 90% स्टूडेंट्स तैयारी इसके आधार पे करके जाते हैं। कंपनी ऑडिट करना भी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। एंड कारो बोलकर एक कॉन्सेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत आपको लॉ लीगल एस्पेक्ट्स इसमें भी नजर आएंगे। थर्ड एस्पेक्ट सीएमए वालों को समझा दूं, मतलब कि लॉ वाला फ्लेवर आपको ऑडिट में दिखाई देगा, भर भर कर दिखाई देगा। कंपनी ऑडिट सेक्शन नंबर 138 से 148 का रेंज बहुत फेमस है। हर टर्म यहां से क्वेश्चन फिक्स्ड है। कारो यहां से क्वेश्चन फिक्स्ड है हर टर्म। एंड थर्ड, शेयर कैपिटल सुने हो कंपनी लॉ में, वहां से कुछ अंश आते हैं। यहां डिविडेंड, डिबेंचर्स। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे ये सब जोन अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको 15 मार्क्स आपको इस जोन से आ जाता है। अगर मैं 50 का स्लैब लेके चलूं, 15 से 18 मार्क्स आपके लीगल एस्पेक्ट्स अगर स्ट्रांग है, यानी ऑडिट पेपर में भी आप देखोगे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज ये सारे सेक्शंस आपने लॉ में भी सुना होगा। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, जो लोग लॉ में बढ़िया हैं या बढ़िया नहीं है पर फिर भी अब ऑडिट में, बिकॉज ये पार्ट स्कोरिंग है। सो कंपनी ऑडिट वाला पोर्शन, कारो, शेयर कैपिटल, जैसे इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होता है ना, माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये एक पार्ट है हमारे ऑडिट सिलेबस का।
हमारे ऑडिट सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप देखोगे 30-35 मार्क्स किस पार्ट से आता है, दैट इज हार्ड कोर ऑडिट. नाउ व्हाट इज हार्ड कोर ऑडिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, कंपनी ऑडिट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा इफ 148 इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है सीएमए वालों के लिए बिकॉज उनका मेन लाइवलीहुड क्या वन ऑफ द मेन सोर्स कॉस्ट ऑडिट भी है. नाउ व्हाट इज हार्ड कोर ऑडिट, हार्ड कोर ऑडिट में क्या सीखने वाले हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग कि पूरा प्रोसीड्यूर, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी जो इस बुक में दिए हुए हैं और वही लैंग्वेज, ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको सीए वाला नहीं पढ़ना है यहां पर. सो हार्ड कोर ऑडिट आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. यहां पे आप देखोगे 30 to 35 मार्क्स विल कम फ्रॉम हार्ड कोर ऑडिट एंड इट इज वेरी वेरी मच मैनेजेबल. तो इंस्टीट्यूट मैट को बहुत बार रेफर करेंगे हम लोग. सिर्फ ये जो 15 मार्क्स है ये मेरे इनोवेटिव बुक से अपने लोग रेफर करने वाले हैं, मेरे मल्टी कलर्ड बुक से, माई बुक्स लिख देना, सर्स बुक्स. और ये जो हार्ड कोर ऑडिट होने वाला है ये हम लोग सीएमए इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ने वाले हैं. आई एम रिपीटिंग, हम लोग ऑडिट की पढ़ाई को 2 भाग में बांट रखे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ बेस्ड ऑडिट जहां पे आप बहुत लीगल सेक्शंस देखते हैं, स्टूडेंट्स को ये कन्वीनियंट लगता है. हार्ड कोर ऑडिट में चैलेंजेस क्या होता है, वो लाइंस इंग्लिश में याद करके 5 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को डेवलप करना. हैंड राइटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, राइटिंग स्किल्स हम लोग क्लास में डेवलप करेंगे मॉक टेस्ट के दौरान. एंड स्पेशली 2-3 टेस्ट जरूर देना. आई विल टेक ऑडिट में 5 टेस्ट 6 टेस्ट, 2-3 जरूर देना. तो उसे कम से कम अगर आपको लग रहा है बहुत प्रेशर है अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, टैक्स का, बट गिव 2 to 3 टेस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आंसर कैसे लिखना है. ओके तो हार्ड कोर ऑडिट में क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 6 दिख रहा है, लिख के रखना, चैप्टर नंबर 6 जो बहुत बड़ा चैप्टर है आपको दिखाई देगा. और ये देखिए किस तरह हम लोग कलर्ड पेन्स लाना पड़ता है क्लासरूम में, और इस तरह हम लोग क्लास पढ़ते वक्त बहुत कुछ अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग इंक से समझेंगे. कैन यू सी, तो हमारी क्लास इस टाइप से होगी. अंडरलाइनिंग का भी कला सिखाया जाता है, सुंदरता के लिए नहीं, क्या वर्ड पे मार्क्स मिलने वाला है. क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको मार्क्स चाहिए ना. मैं पढ़ा दूंगा और आप खुश हो जाएंगे, वाह अमित सर का क्या नॉलेज है यार, 24 साल से पढ़ा रहे हैं, उम्र 45, सारे पॉइंट सर को याद है. बट मेरा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कैसे स्मार्टली रिटेन करवा सकूं और क्लास से भी सब कुछ हो जाए. वरना फिर आदमी ट्यूशन घर जाके भी अगर वापस आपको उतना ही मेहनत करना पड़े तो क्या फायदा. घर जाकर आपका मेहनत कम हो जाए, ये हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा ऑडिट क्लास के दौरान. तो हम लोग इंस्टीट्यूट मैट भी अपने आप पढ़ने का लोड नहीं आए. दिख रहा होगा किस लेवल का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं. एवरीथिंग एज पर द इंस्टीट्यूट मैट. जो पोर्शन इनके बहुत अच्छे हैं उसके लिए मैंने अपना मैट डाल के कोई लैंग्वेज डाइल्यूट नहीं किया आपको खुश करने के लिए. मेरे मैट जो इनके नेग्लेक्टेड पोर्शन है उसके लिए रहेंगे, बाकी बहुत अच्छा दिया हुआ है. और जो कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा हम लोग इस तरह क्लास को मार्किंग करेंगे. तो इट्स एन अपील टू एवरीवन, बाय डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स. इस तरह हम लोग ऑडिट के क्लासेस को इंस्टीट्यूट मैथ से करके, रिकॉर्ड करके, समझ करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. और शॉर्टकट निनोमिक्स बहुत सारा यहीं पर हमारा डेवलप हो जाएगा ताकि आप आराम से मैनेज कर सके. तो न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में फर्क है, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और हम एक एक लाइन इंस्टीट्यूट मैथ से, जैसा कि आप मेरे किताब में दिख रहा होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट. अब वरना आप बोलोगे सर ये 4 लाइन मार्क नहीं हुई, एज पर द रिक्वायरमेंट एक एक लाइन हमारा यहाँ पर आपके साथ असेसमेंट किया जाएगा. एज यू कैन सी ये चैप्टर 6 दिखला रहा हूं मैं, बहुत बड़ा चैप्टर है. चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहां से हर टर्म में क्वेश्चन आता है. और बहुत टाइप के ऑडिटिंग और भी होते हैं जैसे टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट. ये सब है ना सीए की पढ़ाई में नहीं है. तो कई बच्चे समझते नहीं है, वो सीए वाले फ्रेंड की कोई अच्छी सुंदर किताब देखेंगे और वो पढ़ने लग जाएंगे. सीएमए में ऐसे एक्स्ट्रा चीज है, फोरेंसिक ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट. तो एक बच्चा पूछ रहा था सर आप तो सीए भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ते हैं. ये एक्सक्लूसिव सीएमए की क्लासेस हैं जहां पर हम लोग इस तरह डिटेल में हार्ड कोर ऑडिट वाला पोर्शन जो मेन पोर्शन है वो यहां से पढ़ोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, तो ही आपके एमसीक्यू राइट होंगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां से मेरे से इंस्टीट्यूट मैथ से इस तरह यहां से मेरे संग पढ़ाई करोगे. अब जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है 6.2, ये भी चैप्टर 6 का ही अंश चल रहा है. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत बड़ा अंश दिया हुआ है, यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा है, दिख रहा है. तो ये भी सब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं.
ऑडिट के दौरान, ये सारे एसेज हमारे सिलेबस में नहीं है, इन लोग ने नाम लिखे हैं, दे हैव वेरी लिमिटेड एसेज। अब जैसे ऐसे 210 ये मैं अपने नोट्स से करवाता हूँ। तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इंस्टीट्यूट मैट ऑडिट का एक सब्जेक्ट और है, आपको मैं बताता हूँ, OMSM, उसका भी CMA इंस्टीट्यूट का मैट अच्छा बना हुआ है, उसको बेस बना के पढ़ना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें एक एक लाइन एनालिसिस के साथ, एक होता है बहुत गंदा अंडरलाइन, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को इस टाइप का अंडरलाइन कर दे रहे हैं। क्या फायदा हुआ बताइए अंडरलाइन करके? कुछ लोग ऐसे कर दे रहे हैं, अंडरलाइन का मतलब बस ये सारा अंडरलाइन करके कोई फायदा हुआ? कुछ कोई आपके पास पॉइंट्स आया? बट आपके अंडरलाइनिंग्स जब इस टाइप के रहते हैं, आपके अंडरलाइनिंग्स, देन द थिंग्स आर डिफरेंट। यू नो कि कहां पे क्या पंच है, कहां पे क्या वर्ड आना चाहिए, दैट रियली हेल्प्स। तो क्लास कैसे अंडरलाइन किया जा रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है हिंदी में नोट्स, जो लैंग्वेज आपको आता है, पास में कुछ रनिंग नोट्स, पॉइंट्स, इस तरह वीडियो क्लासेस अटेंड करना है। तो ये हार्ड कोर ऑडिट जो है सारा दिख रहा है आपको, इंस्टीट्यूट मैथ से मैं करवाता हूं। ये सब न्यू सिलेबस में नया पोर्शंस है, ये सब आपको बताता है इसलिए हूं बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है। न्यू पोर्शंस को वो आने वाले 5-6 टर्म जब भी न्यू सिलेबस आता है बहुत पूछता है। तो ये तभी संभव है जब आप इंस्टीट्यूट मैट को मेरे साथ मेरे तरीके से बेस बना के पढ़े हो। अदरवाइज से पुराना वीडियोस ले लेना और पुराने यूट्यूब के वीडियो से कोई के करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज द वे हाउ वी विल प्रोसीड इन द ऑडिट क्लासेस। एंड मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कि आपको सब कुछ, अब फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर दिखाता हूं, वो सीए बुक की पूरी अलग है, बहुत ही अजीब ढंग से दी हुई है, पर यहां का बहुत अलग है। आई जस्ट शो यू वन चैप्टर, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैप्टर 8। एक दिन आप पढ़ोगे। सीए के मैथ से लोग, कोचिंग सेंटर के मैथ से, जो सीए के मैथ पे आधारित है, लोग उससे पढ़ रहे हैं। मार्क्स कट जाएगा क्योंकि इनके पास जब ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के छपे हुए आंसर्स जाएंगे मॉडल आंसर्स में, यहां थोड़ा सा फेशिया अलग है, ऑलमोस्ट कई पॉइंट्स कॉमन भी है। But if you don't write the points and the way I have analyzed with you, I will be analyzing with you, marks नहीं मिलने वाला है। So you have to understand कि इस तरीके से हम लोग ऑडिट का क्लास, जो हार्ड कोर ऑडिट क्लास है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग इस तरीके से यहां से पढ़ने वाले हैं सब कुछ। तो हैंड रिटन नोट्स ऑफ कोर्स यूज होगा, बट पहले ये बात समझो, इंस्टीट्यूट मैथ से पढ़ लेने से आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे मेरा तो सब कुछ हुआ है, आप कैसा भी पेपर ये हमें दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीथिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैथ, हार्डकोर ऑडिट, माय डिक्टेशन, माय नोट्स एंड कंपनी ऑडिट। मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आई जस्ट शो इट टू यू, जाना मत, प्लीज मत जाना। माय कंपनी ऑडिट मैथ इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों मेरा मैथ बेस्ट? आप देखो हमने क्या किया है अपने मैथ में, बहुत अच्छे से कलर्स यूज किए। कलर्स भी इसलिए यूज किए ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस टॉपिक है एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप पढ़ोगे, अब बस अभी शुरू होने वाला है क्लास, 2 मिनट में। गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो क्योंकि इंग्लिश लोगों की वीक होती है, एग्जाम में ऑफकोर्स इंग्लिश में आंसर लिखना होगा, बट बड़े आंसर को तोड़कर कैसे जोड़ा जाए वो मैंने अपने चार्ट्स के थ्रू क्लास में आपके लिए बनाकर बहुत ईजी कर दिया है। सो द थिंग्स आर वेरी वेरी ईजी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको याद करना मेरे साथ बेटर लगेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग। सर खुश हो जाओगे, सर ने ना 200 पेज लिखा दिए। जमाना चेंज है, लिखने का मन करता है, हमारे क्लास के बाद याद करके लिखो, दैट इज गुड। बट यहां पर ताकि आपका चार्ट वार्ट ड्रॉ करने में टाइम बच जाए, कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो जाए, दैट इज वाई माई ऑडिट क्लासेस आर द बेस्ट। बहुत दिल से बोल रहा हूं, बहुत दिल से ये किताब आपके लिए बनाई गई है। किस तरह हमने कलर्स चेंज किया है, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, क्या क्या वर्ड्स है जो तुम ही लोग पूछते हो, अपना वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जैसे मैं ये स्वच्छंदता, ये फ्रीडम आपको दूंगा ना, आप काया पलट दोगे। वो मैं हर क्लास में ना पढ़ाते वक्त दिखाता हूं, अपना वर्ड क्या होता है, लॉ का वर्ड क्या होता है। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ऑब्जर्व माई मार्किंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैंने कैसे ये मल्टी कलर्ड बुक्स आपके लिए ऑडिट की, कंपनी ऑडिट की जो 15 से 20 मार्क का पोर्शन है, कारो एंड कंपनी ऑडिट के लिए बनाया है, ताकि इंपैक्ट रहेगा पढ़ने के समय कि एकदम वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। तो चलिए मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूं। अब हम लोग कंपनी ऑडिट वॉल्यूम 1B से शुरू करेंगे, CMA ऑडिट एक्सक्लूसिव क्लासेस। जस्ट अ सेकेंड, डीके जी चालू कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो ना
आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई एडमिशन लेना चाहता हो, कैसे भी। एंड लॉ की कोई भी रिविजन वीडियोस देखने तो हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखिए, हमारे चार्ट बुक्स टेलीग्राम चैनल्स पर हैं, उनको आप उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड कोई क्वेरी अगर हो, क्लासेस परचेज करना हो, आप इस मेल आईडी में भी आप भेज सकते हैं। कोई को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जेन्युइन केस है तो यू हैव टू कम एंड मीट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आपकी पढ़ाई सिर्फ उस रिसोर्सेज के अभाव में नहीं रुकेगी। चलिए स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। श्योर? पक्का? ऑल सेट? हेलो एवरीवन, जो घर से देख रहे हैं, जो सेंटर पर आए हैं इस नए सब्जेक्ट को समझने, एक नए टॉपिक को समझने, तो अपने अपने किताबों में जहां पर भी कंपनी ऑडिट वॉल्यूम 1B वाली किताब है, जहां पर इंडेक्स में कुछ ऐसा दिखाई दे वहां पर आप आ जाइए। कंपनी ऑडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो आपके आर्टिकलशिप, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वॉट एवर यू कॉल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वहां पर भी काम आने वाला है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मैं ना ऑडिट शब्द का मीनिंग बताना चाहता हूं। जो बचपन से आप एक वर्ड सुनते आए होंगे, मैं बड़ा होकर स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाऊंगा, मैं बड़ा होकर कॉस्ट ऑडिट करूंगा, ये वर्ड सुना होगा। मैं बड़ा होकर इंटरनल ऑडिट में जाऊंगा। एक फ्रेंड बोलता है मैं तो टैक्स ऑडिट करूंगा, मेरे टैक्स टीचर्स बताते हैं। तो आपने ऑडिट के कई नाम सुने होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, और बताओ इंटरनल ऑडिट, और बताओ टैक्स ऑडिट, और होता है एक सेक्रेटरियल ऑडिट। अरे और भी नाम है, फोरेंसिक ऑडिट, आजकल बहुत सारे वर्ड्स, और एनवायरनमेंट ऑडिट, बहुत टाइप के ऑडिट आप सुनोगे। अपने इंस्टीट्यूट के मैट में भी देखोगे ऑडिट की डिटेल्ड क्लासेस करते समय। मेरा आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑडिट? बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्ड कंपनी ऑडिट, हम ऑडिट शब्द से क्या समझते हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट? यहां जो बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। क्या चेक करते हो उसमें? डेटा है जो करेक्ट है क्या? चलो ठीक है, यही बचपन में हम लोग भी जानते थे। मैं एक घटिया सा एग्जांपल लेता हूं। आज मंडे है तो कल क्या रहा होगा? संडे। आप अपने दोस्तों के साथ 5 दोस्त होटल गए, रेस्टोरेंट गए, और बस जोर जोर से बातें करते हैं। अगर 7-8 मिल जाए तो बहुत आवाजें होते हैं कि आसपास के दूसरे टेबल वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बन बन बोलते भी, हु इज दिस, हु आर दीज छिचौराज। अब बात कर रहे थे, ऑर्डर देते गए, नान, काली दाल, येलो दाल, तड़का दाल, पनीर, लबाबदार पनीर, सब हो गया। बिल आता है, डच होता है, शेयर होता है ना। एक दोस्त अचानक जोश में आया, अरे बिल मेरे को देना, तुम लोग मेरे को दे देना, हम पे कर देता है। वो पेमेंट करके टिप का पैसा भी जोड़ लिया, 100-200 रुपया, और पेमेंट कर ही रहा था। एक दोस्त थोड़ा पढ़ा लिखा था, मेरे से पढ़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा नॉलेजेबल था। हमको दो, हम ऑडिट करेगा। वो कभी कभी क्लास में आता था वो लड़का, कभी कभी नहीं आता था। हमको ऑडिट करना है, दो। और एक फ्रेंड बोलेगा क्या ऑडिट क्या करेगा? चेक करेगा बिल। वो मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लिया, और मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के वो जो राइट साइड में फिगर्स नहीं होते हैं, 500, 800, 1000, हाँ हाँ बरोबर है बरोबर है, पेमेंट कर दे। फिर एक और लड़का जो हर क्लास में आता था, वो बोलता है हम भी अमित सर से पढ़ा हुआ है, मेरे को भी दे। ऑडिट सिर्फ है ना एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेटा का चेक करना नहीं होता है। तो और एक फ्रेंड बोलता है तुम क्या चेक करेगा? रुक, 2 प्लेट काली दाल अपने लोग का था, हाँ बिल इतना ही है, मेन्यू कार्ड में भी इतना ही है ना, हाँ। शाही पनीर 3, नान 20 अपने लोग मंगवाए नहीं। इन लोग क्या अपने को बोका समझ रखा है? ये नान तो हमारे अकाउंट का है ही नहीं, 20 नान हम लोग ऑर्डर ही नहीं दिए, 4 ही नान ऑर्डर दिए। ये होता है ऑडिटिंग। मतलब आप पीएल में और बैलेंस शीट में सिर्फ वो जो मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं करते हो। वाउचर में 10,000 था ना एक्सपेंस, पोस्ट हुआ ना ठीक से लेजर में, और फिर अकाउंट्स में आ गया ना पीएल में। वो एक्सपेंस क्या बिजनेस से रिलेटेड था? कौन ऑथोराइज किया था? नहीं सर डॉक्यूमेंट है, हम वाउचर देख लिए सर, उतना का बिल आया हुआ है। बिल तो नकली लिए जा सकते हैं ना। आप दिखा रहे हो स्विट्जरलैंड का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फ्लाइट का अपना पर्सनल घूमने गए थे, अपने बच्चों के साथ कंपनी के अकाउंट में चेप दिए। पूछेगा ऑडिटर स्विट्जरलैंड आपका तो कोई ग्लोबल बिजनेस नहीं है, आप स्विट्जरलैंड क्यों गए थे? वो आप पकड़ लिए क्या स्विट्जरलैंड का? हम तो टिकट जुड़ जाएगा और सब ऐड कर लेगा, आप पकड़ लिए? बोला हाँ धर लिए। तो ये वाला एक्सपेंस आपका डिसअलाउ कर देगा वो।
दिस इज योर पर्सनल एक्सपेंस, यू कैन नॉट चार्ज इट टू कंपनीज रेवेन्यू अकाउंट। अब समझ रहे हैं ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ वो टोटल डेटा का चेकिंग करना, hey, जितना का बिल है उतना ही तू दिल से पोस्ट किया है ना सही लेजर में, दैट इज नॉट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आप, अगर मैं एक्सपेंस का एग्जांपल ले रहा था, सिर्फ एक्सपेंस का वाउचर नहीं देखते हो, डॉक्यूमेंट देख, डेट देख, तो इसी अकाउंटिंग ईयर में पड़ता है ना ये बिल, दिस इज नॉट ऑडिटिंग। सर तो ऑडिटिंग क्या होता है? एक छोटा सा एस्पेक्ट में अगर एक्सपेंस को लेकर बोलूं, क्या ये कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, कौन ऑथोराइज किया था, इसी अकाउंटिंग पीरियड का है ना, फिर ऑफ कोर्स हम डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट देखकर, टोटल देखकर, पोस्टिंग देखकर, दिस इज नॉट ऑडिटिंग, रिमेंबर दिस। तो ऑडिटिंग में हम बहुत डिटेल्ड में प्रोसीड्यूर कैरी करते हैं। ओके, प्लानिंग होती है, कुछ एग्जीक्यूशन होता है, फिर फाइनल रिपोर्टिंग होती है। ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट टेकिंग आउट द प्रिंट आउट ऑफ पीएल बैलेंस शीट, टल्ली हुआ ना क्लाइंट का बैलेंस शीट, टैली टैली, और हाँ चलो साइन कर दो, नीचे वो फर्म का ठप्पा लगा दो, सील लगा दो, दैट इज नॉट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में बहुत सिस्टमैटिक, वाई डू आई कॉल इट सिस्टमैटिक? बिकॉज ऑडिटर बहुत स्टेप्स लेता है, जो कि आप धीरे धीरे ना पढ़ोगे अपने ऑडिट के क्लासेस में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिटर बहुत सारे स्टेप्स लेता है और उन स्टेप्स के आधार पर फाइनली रिपोर्ट देता है। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक, वर्ड मुंह में आया और अपने आप को समझा पाए, वाई सिस्टमैटिक? बिकॉज लॉट ऑफ स्टेप्स एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज कैरिड आउट। ओके, तो मैं कुछ लिखता हूं, आप भी लिखिए, फुल पेज करता हूं। हेलो हेलो। Hello. Auditing is systematic and independent examination of financial statements. Okay. To express opinion. क्योंकि हम लोग कंपनी ऑडिट का मीनिंग समझना चाह रहे हैं कि कंपनी ऑडिट, जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोला जाता है, व्हाट डज इट एक्चुअली डू? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एंड ये जो ओपिनियन है ना, ये वर्ड आप सीखोगे ऑडिट के क्लासेस में, रीजनेबल अश्योरेंस। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रीजनेबल अश्योरेंस। 70 to 90% लेवल पर ये काम करता है। रीजनेबल अश्योरेंस whether financial statements are showing true and fair view। ये है हमारा लैंग्वेज। whether financial statements are showing true and fair view।
हेलो। ऑडिट इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब पता, अपने ऑडिट अकाउंट्स क्लास में सीखा होगा। व्हेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी तक मैंने चैप्टर नहीं शुरू किया है, बट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। पहले तो मेरे मुंह से एक बात निकली थी, ऑडिट कई प्रकार का होता है, पर हमारा पूरा डिस्कशन कमिंग कई क्लासेस में स्टैट्यूटरी ऑडिट पर रहने वाला है। एंड आपको शायद पता होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट पता है कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करता है। तो इट्स अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन देगा ऑडिटर, और ओपिनियन 1 मिनट का काम नहीं है। जब बड़े बड़े कंपनीज में ऑडिट होता है, मेरे स्टूडेंट ईवाई के पार्टनर बन गए हैं। सर कौन? अशोक महावर नाम है। 2006 में ही यूज्ड टू स्टडी सीए एज वेल एज सीएस फ्रॉम मी। लास्ट ईयर ही बिकेम ईवाई's पार्टनर। कलकत्ता में थे बहुत साल तक, नाउ ही शिफ्टेड टू बैंगलोर। वाइफ भी मेरे से पढ़ी हुई है, तो दोनों इसी सेंटर में थे। ओके मतलब हाँ, अभी आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ऐसा भी होता है। मैंने पूछा उन लोग से प्रैक्टिकली कि क्या मतलब तुम लोग ऑडिटिंग में करता क्या है जो हम लोग बुक्स में पढ़ाता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, अब हमको कई बार कुछ समझना होता है ना, आई कॉल माई स्टूडेंट्स, सर आप पूछकर पढ़ाते हैं, ब्रॉडन करो आउटलुक। क्यों? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सीए दूसरे सीए को भी कई बार फोन करता है, मल्होत्रा जी आपको क्या लग रहा है इस टैक्सेशन केस में क्या होगा? दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड कंसल्टेशन, ताकि क्लाइंट को हम अच्छा एडवाइस दे सके। वहां मोथा बुद्धि नहीं लगाना है, हम किसी से पूछेंगे नहीं, भले ही रॉन्ग एडवाइस हो जाए। तो नंबर ऑफ टाइम्स वी कॉल आवर स्टूडेंट्स कि तुम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे करता है। एंड व्हाट इनपुट विच वाज गिवन टू मी, सर देखिए काम शुरू करने के पहले ना हम लोग फील्ड में जाते हैं। अब तुम तो बहुत क्यूट बिहेव करोगे फील्ड में, मतलब आप लोग सच्ची में राइस में कौन सा फील्ड में जाते हैं? फील्ड मतलब क्लाइंट के वर्क प्लेस पे जाते हैं, थोड़ा उसका देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मतलब एग्जाम्पल, मैं कोचिंग सेंटर हूँ, मेरे यहाँ जब कोई ऑडिट करने आएगा, ओके प्रॉपर अगर मैं थियोरिटिकल एकेडमिक टर्म्स में बोलूँ, पहले वो पता है क्या क्या पूछेंगे? आप लोग फीस कैसे कलेक्ट करते हैं? हम लोग बोलेंगे ज़्यादातर सब ऑनलाइन होता है, कुछ कैश में भी होता है। अच्छा क्या रसीद है आपका? साल में एग्जाम्स कितनी बार होते हैं? क्या क्या कोर्स पढ़ाते हैं? तो हर कोर्स का थोड़ा वो दीजिएगा, मेन्यू कार्ड, मतलब फीस का कि क्या फीस है। ये सब क्यों पूछेगा? हमारे सिस्टम को, हमारे बिजनेस को समझने के लिए। आप लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं क्या? हम लोग बोले नहीं, 95% कैश फुल लेते हैं। कोई का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अलाउ कर देते हैं इंस्टॉलमेंट ऑन अ वेरी स्पेशल केस टू केस बेसिस। तो ये मेरे से क्यों पूछ रहा है बैड डेट्स के क्या चांसेस है मेरे यहाँ पर, और कैश मेरे यहाँ बहुत कम है, तो उसको अच्छा लगा कि इनके यहाँ फ्रॉड के चांसेस तो कम होंगे। जहां कैश बहुत होता है ना, वहां फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक ऑडिटर जब कोई ऑडिट करने जाता है, ना आई से द वर्ड सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक को तुम जस्टिफाई कर पा रहे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी एक वर्ड अभी बस जस्ट यूज किया है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अनुसार बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि ऑडिटर प्लानिंग करेगा, प्लानिंग में ये वाला स्टैंडर्ड यूज होगा। जैसे आपने अकाउंट्स में एक वर्ड सुना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंपनी ऑडिट में आप कई बार मेरे मुंह से एक वर्ड सुनोगे, एसए, सर साउथ अफ्रीका, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि सीए इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है कि एक ऑडिटर को ये प्रिंसिपल्स एंड सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना चाहिए ऑडिट करने के समय, एंड इट इज मैंडेटरी। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना मैंडेटरी है, जिन सर्कमस्टांसेस में वो ट्रिगर हो जाए। तो ऑडिटिंग में आप एग्जामिन करते हैं एंड ओपिनियन देते हैं। सर समझ गए, ऑडिटिंग हो गया तो गारंटी आ गई सर, अब तो सब कुछ सही होने वाला है। ऑडिटिंग इज नेवर अ गारंटी कि वहां पे आप कोई गलती नहीं निकलेगा। इट इज ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस। एक वर्ड सीखोगे, पूरे कंपनी ऑडिट एज वेल एज ऑडिट पेपर में बार बार यूज होगा। ऑडिटिंग इज नेवर अ गारंटी। कई बार पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, अब यहाँ गारंटी देता है ना पास हो जाएगा मेरा बच्चा? हम तो मुंह पर नहीं है, गारंटी कैसे दे दे? वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ सेंटर। बाहर बैनर लगा दे 100% गारंटी, एडमिट योर चाइल्ड हियर एंड ही विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। वी कैन नॉट गारंटी, वी गिव रीजनेबल अश्योरेंस कि आपका बच्चा हमारे अनुसार अगर पढ़ेगा, टेस्ट में आ जाएगा, और कोई बात नहीं भी आ पा रहा है, पर अगर घर से पढ़ रहा और टीचर से संपर्क में है थोड़ा बहुत, तो बच्चा करेगा ही करेगा। तो रीजनेबल अश्योरेंस का लैंग्वेज याद रखना,
तुम मेरे को बताओ, इज इट अ हाई लेवल अश्योरेंस, लो लेवल अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल अश्योरेंस? आंसर है हाई लेवल। क्योंकि मॉडरेट लेवल होगा तो इन्वेस्टर्स रिलाई कैसे करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। इस पे ना ट्रू फॉल्स आ जाता है कई बार एग्जाम में, ऑडिट पेपर में। हाई लेवल सर, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? दैट इज 100% लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है अब कोई गलती नहीं मिलेगी, इसमें सब कुछ सही मिलेगा। ऑडिटिंग क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, ऑडिटिंग इज रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो एक फ्रेंड है ना, कोनी मार रहा है अपने और एक फ्रेंड को, तो फिर ऑडिट करवा ही रहे क्यों, जब इन लोग गारंटी दे ही नहीं सकता कि कुछ भी गलती नहीं निकलेगा, हमको क्या बोका पाया है? सुनो, ऑडिट हो जाता है, फिर भी कुछ गलती बाद में कई बार निकलता है, पर ऑफ कोर्स उतनी बड़ी नहीं होती है कि तुम्हारा ट्रू एंड फेयर व्यू जो तुमने बोला ना, ऑल इज वेल, तुम अब अपना भाषा में लिख के मत आना, ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल इज वेल। ये सिर्फ बोलने के लिए मैंने बोल दिया, पर वर्ड क्या है? ट्रू एंड। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये मतलब जो रैंक होल्डर्स है ना उनको ही पूछ लेते हैं। ऑडिटर गिव्स द ओपिनियन दैट इट इज शोइंग ट्रू एंड करेक्ट व्यू, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है स्टेटमेंट। ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देता है वो ऑडिटर। फेयर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। ट्रू एंड फेयर पता आप लोग कहाँ पढ़े हैं मेरे से, या कभी लाइफ में पढ़ोगे या आर्टिकलशिप में सुनोगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं सेक्शन 128 में डबल एंट्री सिस्टम होता है, अक्रूवल बेसिस होता है, दे शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मीनिंग क्या है सुनना शॉर्ट में? कोई एक्सपेंस आपके ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना हो, कोई इनकम आपके ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना हो, कोई एसेट्स आपके ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना हो, कोई लाइबिलिटीज आपके ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना हो, शेड्यूल 3 के अनुसार आपके डिस्क्लोजर्स हो, नोट्स टू अकाउंट्स में आपके अच्छे डिस्क्लोजर्स हो, एएस वेएस आपने फॉलो किया हो। दीज आर द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो पूरे बैच को हल्का हल्का समझ में आने लगा है कि ऑडिटर करता क्या है? बहुत कुछ करता है। इंग्लिश देखो वर्ड, इट इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। कोई मेरे को बता सकता है व्हाई डू वी कॉल इट द वर्ड इंडिपेंडेंट? एनीवन इन द बैच? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं? एक बात बताओ, तुम्हारा एग्जाम में पेपर कौन लिखता है? तुम ही लिखते हो। अब ज्यादा बात बोलते ना, कुछ कुछ ओम से लिखवा लेते थे, जो आंसर उसको आता था हैंडराइटिंग सेम ही था, लिख के देना, हाथ में थोड़ा लचक आ गया, तुम ही लिखते हो। और तुमको ही बोला जाए तुम्हारा सीएमए का पेपर, सपोज तुम सीएमए कर रहे हो, तुम ही खुद चेक करो, क्या मार्क्स दोगे अपने को? फुल। तो इसीलिए आपका पेपर आप खुद नहीं चेक करते ना, वैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी का है वो आप ही अगर चेक कर लोगे। सपोज ये हर्षित था ना नाम, ये भावुक हो गया, हम डायरेक्टर हो, मेहनत किया और 4-5 साल, हम सीए भी हो, हम ऑडिटर भी बनूंगा। अगर आप खुद का खुद ही चेक करोगे तो क्या लिखोगे? ऑल इज वेरी वेल। तो इसीलिए कंपनी का डायरेक्टर, इंग्लिश में सुनो, अभी आज पढ़ने वाले हैं, कंपनी का जो डायरेक्टर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यानी कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ लिया हो, पर वो खुद के कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो खुद करेगा तो इंडिपेंडेंट कहां हुआ, उसका तो ओपिनियन हमेशा बायस्ड हो जाएगा। इन रॉ मीनिंग, ये इंडिपेंडेंस वर्ड को समझाने में 20 मिनट लगता है ऑडिट के प्योर क्लासेस में, जब प्योर ऑडिट क्लासेस होगी। पर अभी आप वर्ड क्या देख रहे हो? सिस्टमैटिक। हर वर्ड को अपने आप को बोलो सिस्टमैटिक। नाम क्यों पड़ा? बिकॉज बहुत डिटेल प्रोसीडर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किया जाता है। इंडिपेंडेंट नाम क्यों पड़ा? एक रफ आइडिया दिए थे, वरना हम लोग अपना ही खुद करेंगे तो रिपोर्ट बायस्ड हो जाएगा। ये रफ आइडिया, बिकॉज अपने आप में एक एक वर्ड है। इंडिपेंडेंट इज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ड इंडिपेंडेंस, दिखाऊंगा एक दिन। तो इट इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स व्हाट? पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ रिक्वायर्ड। सुनिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब टू एक्सप्रेस ओपिनियन which is a reasonable assurance। और एरो देके क्या लिखा? रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल, 70 to 90% लेवल पर ऑपरेट करता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? 100% लेवल पर ये 100% नहीं है। है क्यों नहीं सर, वो बता दीजिए सर, दिल में बहुत एक हुक उठ रहा है, वाई सर? सुनना है? सुनो। ऑडिटिंग के लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लाखों लाखों इनवॉइस होते हैं,
बहुत चीज बेचता है ना वो तो क्या ऑडिटर एक एक बिल चेक करता है? बड़े कंपनी में संभव नहीं है, वरना आप ऑडिट कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आपको ऑडिट 3-4 महीना में कंप्लीट करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, उसका एजीएम सुने हो ना कब होता है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम प्रीवियस एजीएम। सुना हुआ लग रहा होगा ये सब, है ना, पिछले जन्म की कहानियां। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उसमें आप एक एक आइटम अगर चेक करने बैठ गए तो 1.5-2 साल लगेगा। तो ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर भी लिखा हुआ है। आप सैंपलिंग के आधार पर ऑडिटिंग कर सकते हो, पर बाद में पता चलता है, पता है क्या, जो सैंपल चेक नहीं हुए थे ना पॉपुलेशन में, आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड पॉपुलेशन, जो टोटल सैंपल का कलेक्शन था उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो जो सैंपल चेक नहीं हुए थे, बाद में पता चला उसी में थोड़ा बहुत गलती। तो ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 100% एश्योरेंस तो संभव है ही नहीं। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिटिंग में आप पूरा पूरा सब कुछ क्यों नहीं कह पाते। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग। फिर ऑडिटिंग करता कौन है? इंसान। और एक डायलॉग सुना होगा, गलती कौन करता है? यानी ह्यूमन जजमेंट। कई चीजों में जजमेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मैनेजमेंट ने कोई एस्टिमेट्स बनाया, एस्टिमेट समझते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पीबी दीदी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ऑडिटर भी उस एस्टिमेट को असेस करता है कि रीजनेबल है ना, मैनेजमेंट जो बनाया है। उससे भी भूल हो गई, मैनेजमेंट का भी अनरीजनेबल था, ऑडिटर की सोच भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए 100% एश्योरेंस संभव नहीं है। तो ये कुछ कारण मैंने 2 ठो दिए हैं, ऐसे 5 कारण और है। तो why 100% assurance is not possible? There are inherent limitations कि कुछ तो यार होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अब तुम स्टूडेंट हो, अब सीए की पढ़ाई में ये जो बोर्ड्स जब होता है ना, रिजल्ट आता है ना अखबारों में, किसी को मिल गया 100 में 100%, आजकल तो ये सब भी आ रहा है 99.9%। पर आप एक बात देखोगे, यू नो व्हाट विल यू सी, दैट कि सीए के एग्जाम में कभी ऐसा स्कोर सुने हो? ऑल इंडिया फर्स्ट किंजल अजमेरा 2 साल पहले आई थी हमारे यहाँ भी, 800 में 800, कभी सुने हो? उन लोग का भी है ना 80-90 मार्क्स कटता है सीए के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में। वाई? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम। यू कैन नॉट बी 100% करेक्ट, स्पेशली इन सब्जेक्टिव एग्जाम। अब नीट का पेपर छोड़ो, वहां तो एक एक सेंटर से ही बहुत लोगों का आ जाता था, वो अलग बात। एक साल हुआ होगा, आपने सुना होगा, एक साल था 2024, कुछ कांड करावा किया था आपके कुछ लोगों ने। तो बटन वहां तो वो ओएमआर बेस्ड पेपर टाइप का हुआ ना, पर यहां पे जहां पे पैराग्राफ राइटिंग है, वहां कैन यू गेट 100 में 100 इन सीए, सीएमए, सीएस पेपर्स? नो। तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? ऑडिटिंग में ये लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट, आप विश्वास करो। पूरा ऑडिट का सिलेबस और आज का जो क्लास है कंपनी ऑडिट अब शुरू करेंगे, उसके पहले मैं आपको ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का मीनिंग समझाना चाहता था, विच इज कंपल्सरी। हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो। तुमको जानबूझ के कंफ्यूज कर देगा, इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इज ऑडिट कंपल्सरी? और तुम्हारा वो दिल, देन तो नॉट रिक्वायर्ड, शट अप। चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट सबका कंपल्सरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम और तुम क्या पढ़ रहे हैं आज? स्टैट ऑडिट। कई लोग और बाजार में नाम सुना होगा, टैक्स ऑडिट। पीजीपीजी एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन टैक्स में, वहां टैक्स ऑडिट पढ़ा होगा। फिर कई लोग बाजार में एक वर्ड सुना होगा, कॉस्ट ऑडिट, सीएमए वाले लोग बहुत सुनते हैं, वो अलग चीज है, वो सबके कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। पर स्टैट ऑडिट सबके लिए कंपल्सरी है। एक दिन मैं ना इंटरनल ऑडिट नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। कुछ फिगर्स होंगे, जिस कंपनी का ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, उसके लिए कंपल्सरी है। बट स्टैट ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। तो अब चैप्टर शुरू होगा, ये ईमानदारी से देख लो, एक रीजन लिख लो, वाई रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, सॉरी, वाई, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब कुछ अंदरूनी बातें जिसको कोई रोक नहीं सकता, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। मैंने अभी आपको बोरिंग स्टाइल से नहीं पढ़ाया है, ऑडिट वाज डिराइव फ्रॉम दिस वर्ड, इट मींस दिस, वो सब भी एक दिन करवाऊंगा, वो प्योर ऑडिट के क्लासेस में होता है। आज हमारा डिस्कशन फर्स्ट क्लास में कंपनी ऑडिट से शुरुआत है और एक बैकग्राउंड मिला है। इनहेरेंट लिमिटेशंस एग्जांपल बेस्ड ऑन सैंपलिंग
ह्यूमन जजमेंट एटसेट्रा, और भी रीजंस है, वो इस क्लास में नहीं बताया जा रहा, पर ये पता चल गया कि सिस्टमैटिक वर्ड में बहुत कुछ स्टेप्स है, और वो स्टेप्स किसके आधार पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना है ना, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंपलसरी होता है एक फॉलो करना। कौन से ऑडिट में? स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपलसरी है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं सर, बता दीजिए जल्दी से। आज हम पढ़ने वाले हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, एंड एक और हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो ये है सेक्शन नंबर 141 हमारा आज का डिस्कशन। अपने अपने किताबों में आ जाइए, बुक काफी अच्छी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बुक में ना सारे कीवर्ड्स, जहां जहां बच्चा गलती कर सकता है, अगर आप एक बार नजर डालो, देखो बैठ के मैंने इंक भरे हैं जस्ट रैंडमली। कलर्ड बुक का मतलब ये नहीं है कि हेडर फुटर कलर कर दो और बस बच्चे को दे दो। दिख रहा है आपको जहां जहां रिक्वायरमेंट आ रहा है। आई हैव पर्सनली, और इसको इंप्रूव करूंगा, हर टर्म में भी चेंज द बुक। दिख रहा है आपको एस्पेक्ट, ये देखिए। तो आपको है ना मेरे साथ याद ज्यादा करना है, बिकॉज जो मेहनत और अंडरलाइन करने का काम मैंने कर दिया। कैसे? ये इंक भर के। तो विल ट्राई टू लर्न इट। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। मैंने बोला इस क्वेश्चन में दो चीज। अच्छा, दिस सेक्शन इज वेरी पॉपुलर, वरना मैं इतना आपको सेक्शन के लिए दबाव कभी नहीं डाला हूं बचपन से, जो मेरे से पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 141 और 8 क्लास है इस किताब पर। ये पतला वाला किताब है मेरा, मैं अपनी किताब के 8 क्लास कर लोगे तो आपका 18 मार्क्स 15 मार्क्स श्योर। इसलिए इतना निमंत्रण देके बुलाया हूं, एंड आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू केम। कॉलेज भी बंद है अभी, तो 8 दिन का बात है, मतलब 8 दिन मतलब आई विल फिनिश इट बाय 8 और 9 ऑफ द कमिंग मंथ। तो आपका ये 15 मार्क्स सुरक्षित हो जाएगा। ओके, रेडी? A person shall be eligible for appointment as an auditor only if he is a chartered accountant। क्योंकि हम लोग कौन सा ऑडिट का बात कर रहे हैं, तो इसने ऑडिटर के पास लिखो एरो देके स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये हम क्यों लिखवा रहे हैं, कोई बता सकता है? कभी कॉस्ट ऑडिटर का क्वेश्चन आएगा और वहां अगर तुम बोका की तरह लिख के आ गए ओनली इफ इज अ कॉस्ट ऑडिटर, तो गलत हो जाएगा। सो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट only if he is a okay sure। अब एक लैंग्वेज देखो, सीए कितने लोग सुने हो वर्ड सीए? क्या सुनते हो मार्केट में? सीए जो प्रैक्टिस करते हैं उनका फॉर्म क्या होता है? कंपनी बनाते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते होंगे सीए लोग का, है? क्या बनाते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, वेद बोलो। वेरी गुड। सीए लोग का एरो देना या तो फर्म होता है, और क्या होता है? एक लड़का होता है सर मेरा फ्रेंड फर्म नहीं बनाया। बोलो क्यों? सर वो बचपन से हम लोग कोई से पढ़ता नहीं है उसका, सर वो इंडिविजुअल नाम में प्रैक्टिस करते हैं। फर्म में तो देखो पार्टनर्स होंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, सबके फीलिंग्स को सुनना पड़ता है। वो बना मारवाड़ी में एक वर्ड बोलते हैं, एकल खोल रहा था, कोई से मतलब उसका पढ़ता नहीं था, वो अकेला ही क्या कर लिया, अपना ये बना लिया है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करता है। तो एरो देके बना लिया। सीए का या तो फर्म हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है। और क्या सुना है मार्केट में? वेरी गुड। तीसरा नाम भी एरो बनाओ। तीसरा नाम के लिए भी हम एरो बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई विल ट्राई टू मेक एन एरो फॉर यू। एलएलपी मत लिखना, इंडियन एलएलपी लिखना, मतलब जो एलएलपी इंडिया में बनी हो, इंडिया में एलएलपी बनी हो। तो हैंड राइटिंग गंदा हो गया मिला। इंडियन एलएलपी को जानबूझ के लिखवा रहा हूं, एग्जाम में कई बार एलएलपी आता है। नहीं सर, ये जो पीडब्ल्यूसी है ये भी सब बाहर की कंपनी है सर। तब ये आप कैसे बोल दिए? बाहर उनका ग्लोबल विंग है, पर जो इंडिया में ऑडिट का काम करता है ना, वो अपने इंडियन एलएलपी से बना के रखा है। जैसे पीडब्ल्यूसी हैदराबाद का एक विंग है, पीडब्ल्यूसी गुड़गांव का एक विंग है पूरा उसका। फिर उस एलएलपी को लोग गुड़गांव वाला एलएलपी के नाम से एलएलपी को रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि अभी कोई ना कोई बोलेगा सर पीडब्ल्यूसी तो बाहर की कंपनी है, ईवाई भी एक्चुअली में तो बाहर का है, मतलब ग्लोबल नेम तो बाहर है उसका। तो आप तब इंडियन कैसे लिखवा दिए? तो बिकॉज दे आर इंडिया में जब ऑडिट पकड़ते हैं कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वो इंडियन एलएलपी के थ्रू करते हैं या इंडियन फर्म के थ्रू करते हैं। वो स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं समझना है, बट दिस इज द वे। वरना प्राइस वाटर हाउस कूपर्स नाम सुने हो ना, ये बाहर का, अगर गूगल करोगे बाहर इसका ओरिजिनल ब्रांड नेम बाहर से बना है, पर उन लोग इंडिया में क्या किया, अपना वो एंटिटी बना के रखा है ऑडिट पकड़ने के लिए इंडियन लॉज के अनुसार। तो फर्म या इंडिविजुअल, या तीसरा नाम क्या है? इंडियन एलएलपी। विल यू रिमेंबर दिस एवरीवन? अब देखो ये तीनों अलाउड है, पता है?
एलएलपी क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस है या नहीं, ये बता दो। ऑफ कोर्स एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर तब ये कैसे हो गया? मेरा फ्रेंड बोल रहा था, एक दिन पढ़ोगे आज ही, कि आप ऑडिटर जब किसी को बनाते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। बात सही है, लिखा है, पर एक एक्सेप्शन दिया है, इंडियन एलएलपीज। बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, याद रखना। पर इंडियन एलएलपीज के रूप में अगर तुम बॉडी कॉर्पोरेट बनाते हो वो अलाउड है। मैं वापस बोल रहा हूं, हु कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी हु कैन बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अच्छा यहां लिखा नहीं है एक वर्ड, इन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्यों बताओ, इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? जैसे मैं सीए हूं, सच्ची में पास हूं बाय गॉड, पर मैं सीओपी नहीं है मेरे पास, मेरे को इंस्टीट्यूट देगा नहीं। पढ़ाते हैं और बहुत उनके अनुसार हम ब्लैक लिस्टेड है। अब कई टीचर्स जो पहले से ले रखे थे उनका चल रहा है, कई फेमस टीचर्स हैं, आई विल नॉट नेम, मैं उनका क्यों सीओपी कैंसिल कर रहा हूं। दे हैव सीओपी। हम लोग क्या किए थे 2009 में, इंडिया में रेवोल्यूशन हुआ था, तुम लोग तो बहुत छोटा था उस समय, हम लोग को मना कर दिया इंस्टीट्यूट दिन में कोचिंग मत दीजिए, सिर्फ सुबह और शाम पढ़ाई। तो भैया हम लोग कमाएंगे क्या? तो हम लोग डर के क्या किए, बहुत सारे टीचर्स कैलकाटा के अपना सीओपी सरेंडर कर दिए कि ठीक है हम मेंबर तो है इसी इंस्टीट्यूट का, फीस देता है, हमको सीओपी नहीं चाहिए, तब तो हम पढ़ा ही सकता है। हम लोग बोले थे प्रैक्टिसिंग सीए लोग ये काम नहीं करेगा। 2008 का बात है, दिल्ली में कुछ हुआ था क्रांति, और वो उसके पीछे भी बहुत रैकेट था। फिर हम वो दिल्ली के टीचर से मिलने गया था उनके गाड़ी में एक बार अक्टूबर में, तो हंस हंस के बोल रहे थे मैंने तो करवाया है ये। हम बोला आप क्यों करवाए? मेरे को उस कोचिंग सेंटर का दिन का ट्यूशन बंद कराना था। माय गॉड, क्या क्या इंडिया में पॉलिटिक्स होता है। हाथों हाथ 5 मिनट में बोला अच्छा मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, राजस्थान जा रहा था, निकलते। समझ के आदमी खतरनाक है, पता चला गाड़ी में मेरा ही गला घोट दी कि आपका भी बंद कराना है। तो दैट वाज द रीजन, एंड इसके कारण इतना बड़ा स्पार्क हुआ कि मेरा सीओपी चला गया। फिर थोड़े दिन पहले माय वाइफ शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो कॉल की कि मेरे हस्बैंड का सीओपी रिन्यू करा। हाँ हाँ हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। नाम बताइए? अमित बछात। ये वही वाले हैं क्या जो पढ़ाते हैं? हाँ मैम सॉरी इनका तो नहीं हो सकता बिकॉज ही इज अ फुल फ्लेजेड टीचर। बाकी मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको कांड करावा नहीं किया इंस्टीट्यूट में, मतलब बिकॉज आई एम अ फुल फ्लेजेड टीचर आई कैन नॉट गेट द सीओपी। एंड उनके नजर में मैं आ चुका हूं कि मैं खुद ही सरेंडर किया था इसी ग्राउंड पर कि आई एम अ फुल फ्लेजेड टीचर, आई वांट टू टीच, आई एम सरेंडरिंग माय सीओपी। तो अब ये चक्कर है कि मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सीए हूं, हाफ सीए नहीं हूं, कई लोग हाफ सीए हैं क्या, फुल सीए हूं, बट सीओपी नहीं है। क्योंकि सीए बनने के बाद आपके पास 2 रास्ता है, या तो सीओपी लीजिए या आप सर्विस करने जाते हैं कई के भाई बहन बड़ी कंपनियों में। तो ऑडिट क्या सर्विस वाला सीए कर सकता है? सीओपी वाला कर सकता है। और सीओपी मिलने के पहले बहुत कुछ और भी होता है। जैसे आज ये सीए फाइनल सराउगी पास हो गया, इंस्टा में डांस करके रील बना रहा है, एकदम खुश हो रहा है और बोला कल से ऑडिट करूंगा। चुप, पास होते ही ऑडिट नहीं कर सकते हो, पहले मेंबर बनोगे, कुछ ट्रेनिंग वेनिंग होता है सॉफ्ट स्किल्स का, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद सीओपी आएगा, फिर तुम करोगे। कई लोग तो ऐसा सुनते हैं, एक लड़का होता है आई विल राइट इन माई ओन वर्ड्स। हम लोग हाँ हाँ जरूर लिखो, आई कैन बिकम एन ऑडिटर वंस आई क्लियर माई सीए फाइनल्स। नो, यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में लिखा है क्या क्या स्टेप्स करोगे तब आपको ये सीओपी मिलेगा। क्या चीज? हाँ रहते हैं, रखता है, रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है कि सीए जो है ना बाजार में ऐसा चल रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, एक फर्म भी खोल रखा है जिसमें आर्टिकल बैंक ऑडिटर भी मिल जाता है, पार्टनर्स रख के, बहुत कुछ होता है। आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन दैट, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिनके पापा और खुद करते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, मतलब ये चलता है, मार्केट में चलता है, एकेडमिक्स में नहीं लिख सकते हो दैट आई नो माई अंकल ही इज डूइंग दिस। ओके नो कमेंट्स। तो डिड यू अंडरस्टैंड, एकेडमिकली अलाउड नहीं है बुक्स में, पर लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सब जानते हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स भी जानते हैं, वो भी शायद मतलब जानते होंगे। तो डिड यू अंडरस्टैंड सेक्शन 141? नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब देखो, अ फर्म हैज, ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीए फाइनल में आया हुआ है, सीएमए फाइनल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अ फर्म हैज 12 पार्टनर्स। पता है इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बुक्स में आ गया, प्रैक्टिकली अभी तक आया नहीं है, कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में आ जाता है, पता नहीं क्यों। 12 पार्टनर्स हैं और बोलते हैं आजकल ना कॉन्सेप्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, यानी एक फर्म में सीए भी रहेगा, सीएस भी रहेगा, सीएमए भी रहेगा। तो क्या ऐसा फर्म जिसमें सीए सीएस सीएमए सब हो,
एग्जाम में अगर आए उसको क्या आप ऑडिटर बना सकते हैं? आंसर देखो, अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड, बट उसमें एक शर्त रख दिया। कैसा शर्त रख दिया जल्दी बताओ बच्चों, कैसा शर्त रख दिया? खुद पढ़ के बताओ। वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने दो अलग इंक यूज किया है, ये वर्ड भी देखो। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। तो एक बात बताओ मेरे को, मेरे यहां पर मेजॉरिटी पार्टनर्स कितने हैं? 12 का मेजॉरिटी कितना होता है? 7। 6 कैसे होगा? 6 6 तो टाई हो जाएगा, मारो। तो देखो 12 में से 7 मेरे क्या होने चाहिए? इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे पार्टनर्स, क्योंकि कई पार्टनर्स बाहर के भी होते हैं, आपको ये भी पता होना, बता दें। आपके इंडियन फर्म में बाहर के पार्टनर्स जो बाहर भी हो सकते हैं, पर यहां पे क्या लैंग्वेज कर दिया है? आपके मेजॉरिटी पार्टनर्स, कई लोग क्या लिख के आते हैं पता, मार्क्स कटता है। अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर व्हेन मेजॉरिटी पार्टनर्स आर सीए, मार्क्स कटेगा। मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, अभी भी मार्क्स कटेगा। आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, मतलब पढ़ेंगे। अभी तक तुम्हें रफ इंग्लिश क्या सीखा इस एग्जांपल को देख के? एक नॉर्मल स्टूडेंट बता देगा, अरे 12 का 7, 14 है तो 8 याद रखना, 16 है तो 9 याद रखना, 8 नहीं। तो याद रखना, ये लोग लिख देते हैं। मार्क्स क्यों कटता है एग्जाम में? हम लोग यही तो सीखने के लिए मिले हैं। अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, मेरे साथ लिपसिंग करो। अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर practicing in India are qualified for appointment। ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो चीप वाला लैंग्वेज सुनना है, where majority of the partners are chartered accountants। समझा? वो वाला एग्जांपल सर बताया था ना, 12 में से 7, majority of the partners are chartered accountants। मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 3 2, एक मार्क्स कट गया, क्योंकि 3 में 3 किसको मिलता है? where majority of the partners practicing in India are qualified for appointment। ये शब्द तुम लोग कई बार मेरे से सीखा, आगे भी, पहले भी, पास्ट में भी, पर समझ में आ रहा है कमांड कैसे हासिल किया जाता है? पॉइंट नंबर 2, साइन कौन करेगा? अब सपोज इसी में आओ, फर्म में 12 पार्टनर्स है, ये लोग कंपोजिशन दिख रहा है आपको? साइन की कौन सा पार्टनर करेगा? एक लड़का होता है, सीएस भी करेगा, पार्टनर है। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में सीएस का साइन नहीं सर, हम कॉस्ट ऑडिटर हूं, सीएमए हूं, मैं भी करूंगा, मैं भी पार्टनर हूं, हमारा अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट। साइनिंग सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाई होता है वही कर सकता है। पढ़ के देखो, इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन दे देगा और तुमको लगेगा एनी पार्टनर कैन डू ऑन फर्म्स बिहाफ हु आर सीए। साइनिंग का बात हो रहा है यहां पे, सिर्फ बात हो रहा है अभी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म पे। 1 मार्क का क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट क्रिएट हो सकता है। सीए जो ना जो प्रैक्टिस कर रहा, तभी तो फर्म खोला है ना। इसमें जो भी होंगे सब प्रैक्टिसिंग होंगे ना इस फर्म में। ये फर्म प्रैक्टिस के लिए तो बना है। ओके, उस फर्म का कोई वो पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सर ये कैटेगरिकली क्यों लिखा? बिकॉज आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म का कॉन्सेप्ट आया है। इस टाइप के फर्म को क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। इसका लॉजिक पता है क्या दिए? 1 स्टॉप सोल्यूशन समझते हो? शॉपर स्टॉप में तुम क्यों जाता है? सर सारा ब्रांड मिल जाता है सर, पसंद कर लो। एक इस फर्म के पास हर टाइप का काम होता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी वाला काम भी हो रहा है, सीएस वाला काम, तो लोग वहीं आना चाहेंगे ना। हमारे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, सारा आप लोग ही हैंडल कर लीजिएगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। हम 2 मिनट चुप है, कॉपी निकालो ताकि साथ साथ में लिखने का काम भी हो जाए। कॉपी निकालो एवरीवन। घर में फिर देखो आलस आएगा वापस बैठने में। अभी मुझे मेरा 1 मिनट खराब होगा, पर तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इसमें से क्या अच्छा लगा है अभी लिख लो। और सुनो, व्हेन आई से लिख लो, आई एम अगेंस्ट दैट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कई लोग 1 2 पूरा लिखेंगे। क्या लिखना है पता है? सुनो इधर देखो क्या लिखना है। आपको सीए लिखना है। सीए कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट, 3 एरो निकाल लेना है। उसके बाद अ फर्म वेयर मेजॉरिटी पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? वो जो मेरा की टेकअवेज क्या है? पहला की टेकअवे क्या होगा? अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर 3 एरो निकालोगे। उस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या स्वरूप हो सकता है? इंडियन एलएलपी, फर्म, इंडिविजुअल। पहला लाइन, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट।
A practicing chartered accountant can do statutory audit. फिर 3 आरो निकला. फर्म के बारे में वो लाइन जो मैंने लिपसिंग करवाया था. A firm where majority of the partners practicing in India. इंक चेंज वेंज करके ऐसा वर्ड टू वर्ड याद होगा कि क्योंकि मैं ठीक 15 दिन बाद इस चैप्टर पूरा बुक का टेस्ट लूंगा, आपका फुल 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 आएगा. स्टार्ट डूइंग इट. अच्छे से लिख लीजिए. साइनिंग कौन करे? ओनली बुलेट पॉइंट्स. डोंट राइट द एंटायर 5 लाइन्स अगेन. हेलो हेलो. चलिए, ये पता है कौन सा सेक्शन नंबर्स हम लोग 2 ठो पढ़े? 141 सबसेक्शन 1 एंड और एक क्या है 141 सबसेक्शन 2. तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में आज पता चला. सीए फाइनल बनते ही ऑडिटिंग नहीं कर सकते, आपके पास सीओपी आना चाहिए और उसके लिए कई फॉर्मेलिटीज होता है. सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, कंपल्सरी है. 3 स्वरूप है उसके: फर्म, इंडिविजुअल, इंडियन एलएलपी. बार बार बुला रहा हूं, कुछ कारण है. ओके. साइनिंग कौन कर सकता है अगर फर्म में अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स हैं? ओनली अ चार्टेड अकाउंटेंट पार्टनर कैन साइन. चलो आगे बढ़ते हैं. खुद को भी कंफर्ट आ गया लैंग्वेज लिखकर? समीर तुम्हारा नोट्स भेजो मेरे को सारा. 141 सबसेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपी में एक हेडिंग क्रिएट करो. 141 सबसेक्शन 3 पता है क्या है? क्या है सर? वो है disqualification. 141 subsection 3 is nothing but disqualification. लैंग्वेज चेक कर लो. 141 subsection 3 is disqualification. मतलब बताओ क्या है? Who cannot become an auditor. कौन ऑडिटर नहीं बन पाएगा? So this is 141 subsection 3. तो ये लिस्ट अपने को दिखने लगेगा और इसके अंदर स्मॉल a, b, c, d दिख रहा है आपको वर्ड्स? e, a, b, c, d, e दिख रहा है आपको सारे वर्ड्स? Who cannot become an auditor. f, g, h, i. तो ये क्या है? अल्फाबेट्स. क्लॉज. तो एक मिनट, इसको पता है कैसे लोग आंसर्स अगर एग्जाम में याद नहीं रहे तो कितना लिखना है? बस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 इतना तक. थोड़ा और बेटर मेमोरी है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ब्रैकेट में 3. परफेक्ट मेमोरी है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 फिर और एक ब्रैकेट के अंदर क्लॉज नंबर सो एंड सो. मैं अपना बात बताऊं, मेरे को क्लॉज याद नहीं रहता सच्ची में. जब स्टूडेंट था तभी भी याद नहीं रहता था. मैं ब्रॉड सेक्शन पे अपना काम चला लूंगा, कोई मार्क्स ज्यादा कटने वाला है नहीं, शायद कटेगा भी नहीं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 following is disqualified to become an auditor.
इन द प्रेजेंट केस दिस हैपेंड हेंस। क्या बोला पता है, कुछ कई बार नहीं आता 4 मार्क्स का छोटा सा केस स्टडी, तो उसमें पहले हमेशा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल नहीं को क्या बोलते हैं, डिसक्वालिफाइड। कि तुम अगर ड्रग्स लेता है नारकोटिक्स तो तुम ओलंपिक्स में पकड़ा गया रेस के पहले, तो तुमको फिर क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई। नहीं सर हम भाग सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड है प्रैक्टिस में, बहुत अच्छे एथलीट हैं, पर यू आर डिसक्वालीफाइड। तो यहां पर कौन कौन डिसक्वालीफाइड है, हम 2 मिनट चुप है, दैट्स गुड। कैन यू रीड एबीसीडी, आई विल वेट। हम आपके रीडिंग स्किल्स को देखना चाहता है। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, एबीसीडी। इन लोगों को ऑडिटर नहीं बनाएंगे, स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन फास्ट। एबीसीडी। कौन ऑडिटर नहीं बन सकते, फास्ट। एक वर्ड थोड़ा सा मुझे कुछ दिखाई दिया, अंडरलाइन नहीं हुआ है मेरे से। ओके हटा दो। मैक्सिमम फेस वैल्यू 1 लाख, ब्रैकेट में रिलेटिव्स लिख लेना वेद। मैक्सिमम एफवी 1 लाख, ब्रैकेट में रिलेटिव्स। हो गया, शुरू कर रहा हूं। टाइमिंग दे दिया मैंने पढ़ने का आपको। चलिए, so why you should follow my notes, I have established the reason number of times in my law classes also that ये वाले मल्टी कलर्ड बुक एज पर द रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सुंदरता के लिए प्लास्टिक क्रेयॉन्स नहीं भरे गए। नंबर 1, कौन डिस्क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने से, बॉडी कॉर्पोरेट। लड़का झगड़ लिया, आप तो बोला इंडियन एलएलपी। एक्सेप्शन था, हम उसी समय बोल के आया था कि इंडियन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। सर तो यहां नहीं लिखा है, अदर देन, मिला वर्ड, अदर देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008 में बना था। और वैसे आपको नाम याद है, फर्स्ट एलएलपी इंडिया में जो था उसका नाम क्या है, हांडू एंड हांडू। ठीक से सुनिएगा, इट्स नॉट हंडी, इट्स हांडू एंड हांडू। इट्स एलएलपी ऑफ सॉलिसिटर्स, लॉयर्स का एक वो था, वो इंडिया का फर्स्ट एलएलपी था। वो ऑफ कोर्स ऑडिट नहीं कर पाएगा, वो तो एडवोकेट्स और लीगल कंसल्टेंसी वाला एलएलपी था। ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, ये भी आज हम बातों बातों में बोला था। एक लाइन बता दो, एक वर्ड बता दो, ये सेक्शन क्यों आया, इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए। कई बार पूछ लेते हैं कंपनीज एक्ट के उन सेक्शंस को बताओ जो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 141 कि हम अनबायस्ड आदमी को, जो हमारे से जिनका कोई लेना देना ना हो, आप ही बताइए जो हमारे ऑफिसर और एम्प्लॉय होंगे वो हमारे लिए क्या लिखेंगे, सब अच्छा अच्छा लिखेंगे। सो ऑफिसर और एम्प्लॉय चाहे, और पता एग्जाम में बेवकूफ कैसे बनाता है, समीर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑल इंडिया फर्स्ट सीए इंटर, स्टडीड फ्रॉम एबीटीएफ, ऑल इंडिया फर्स्ट सीए फाइनल, टेकन ऑल क्लासेस फ्रॉम एबीटीएफ। फाइनल के क्लासेस में हमारे यहाँ सब टीचर्स के मिलते हैं। सो ही वाज ऑल इंडिया फर्स्ट, ही वर्कड हार्ड, ही स्टडीड ऑन आईपैड, ही मेंटेन नोट्स ऑन आईपैड, वेरी यंग बॉय, वेरी एनर्जेटिक,
ऐसा स्टोरी इसके बारे में लिखने का कई बच्चियां तो भावुक हो गए, समीर ही कैन डू, समीर इज वेरी हार्ड वर्किंग, सर लुक एट हिज रैंक, रैंक छोड़, ये प्रैंक था तेरे साथ, क्योंकि तो ये भूल गया कि समीर एक डैश है, ऑफिसर, ऑफिसर, डायरेक्टर इज एन ऑफिसर। तो एग्जाम में क्या लिखो, गंदा आंसर सुनना, ही कांट डू बिकॉज ही इज ऑफिसर। सही आंसर क्या है, वापस देखो, स्टाइल देखो, मेरा स्टाइल देखो, एक्सरसाइज करता हूं मैं हर सुबह। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक मिनट, द कंपनी ऑफ, द कंपनी ऑफ, द कंपनी, सर डकार आ रहा है आपको, द कंपनी का मतलब क्या हो गया, उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर सकता है। हो सकता है समीर पार्ट टाइम डायरेक्टर है इस कंपनी में, इसका ऑडिट वो नहीं कर पाएगा, इसके पास सीओपी भी होता है, जो सीओपी वाले होते हैं ना, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी रह सकते हैं दूसरे कंपनी में, वो अलाउड है। तो ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है किसी और कंपनी का ऑडिट। तो जो बच्चे इस टाइप से इतर इतर के पढ़े होंगे ना, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जान मुझे घर में इतर के पढ़ा, छोटा भाई बहन हो ना या बड़ी दीदी हो, कान में जाके दीदी सोई हो, द कंपनी बोल, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, आपको इरिटेट करने को याद आएगा कि द कंपनी से इरिटेट होता है। ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर। तुम छोटा भाई बहन को वेद तंग करना आज घर में जाके, मारा पिटी होगा। ऑफिसर ऑफ द कंपनी मतलब दिस लाइन क्लियरली शोज, आप अगर एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं तो हो सकता है आप एक्स लिमिटेड के एसोसिएट कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं, मना नहीं है। आपको सिर्फ किस कंपनी का ऑडिटर बनने से रोका गया है, जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है आप उस कंपनी के डैश नहीं हो सकते, डायरेक्टर नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर सी, मजेदार चीज है, वापस देखो, ऑफिसर और एम्प्लॉय का ये और ऑफिसर और एम्प्लॉय का वो, पार्टनर ऑफ दैट ऑफिसर, सपोज समीर, एक मिनट, समीर डायरेक्टर एक्स लिमिटेड का, क्या समीर ऑडिटर बन सकता है एक्स लिमिटेड का? नहीं बन सकता है। तो समीर बुद्धि क्या दौड़ाया, इसका एक सीए फर्म अपने फ्रेंड के संग बना हुआ है। तुम्हारा आदमी का नाम क्या, पार्टनर का नाम क्या था? ओम। तो ये ना ओम, जो इसका एक फ्रेंड था, फाउंडेशन बैच से इसके साथ पढ़ता था, ओम भी सीए बन गया। ओम को बोलता है, पता है क्या बोलता है? ओम यू प्लीज टेक द ऑडिट असाइनमेंट ऑफ दैट कंपनी, मेरे को तो अलाउड नहीं है, तू ले लो। तो लैंग्वेज क्या है, पार्टनर और एम्प्लॉय, या समीर के अंदर है ना, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखता है, डीकेजी को रखा अपने अंडर, ये डीकेजी इज अ सीए, मतलब 7 बार सीए का एग्जाम दिए हैं, मतलब एग्जाम्पल है, बन गए 8वीं बार, तो डीकेजी सीए है, और सीए है और पर किसके एम्प्लॉय है? डीकेजी में क्या खोट है कि समीर के संग इनका एक रिश्ता आ गया एम्प्लॉयमेंट का, और समीर क्योंकि हमारा डैश है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि ऑफिसर ऑफ द कंपनी के जो पी और ई होंगे वो भी नहीं बन सकते। तो जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, गंदा स्टाइल दिखाओ, किसी को बोलोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं प्लीज, गंदा स्टाइल, बीसी ऑडिटर नहीं बन पाएगा, O/C ऑडिटर नहीं बन पाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, और पार्टनर ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर, ये ना, सॉरी, हाँ, पर्सन इज इन पार्टनर एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट ऑफिसर, वो भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। पहला पॉइंट, हु कैन नॉट बिकम ऑडिटर, हर्षित बोल रहा है बीसी कैन नॉट बिकम ऑडिटर, बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बताइए, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? सर ओसी कैन नॉट बिकम, एंड ओसी का पीओ, पार्टनर ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर, एम्प्लॉय पार्टनर कैन ऑल्सो नॉट बिकम एम्प्लॉय ऑफ दैट, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हो, पार्टनर और एम्प्लॉय ब्रैकेट के अंदर ऑफिसर, और ये सीई होगा, सॉरी ओसी नहीं, ई, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, शॉर्ट नोटेशंस केमिस्ट्री टाइप का, पक्का? पहले ये 3 पूरे बैच को याद रहता है कि बहुत सिंपल है। पहला वाला वैसे याद हो गया, सर ये हम समझ गए थे शुरू से। बी वाला वैसे याद हो गया क्योंकि डेफिनेशन का पहला मंत्र क्या था? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कैसे स्टैब्लिश हुआ? उठ जाइए जो घर से देख रहे हैं, ऑफिसर और एम्प्लॉय वर्ड से लिख रहे हो, अपना कॉपी में मेंटेन कर रहे हो, शॉर्ट में कॉपी में ऐसा मत लिख देना अबाडी कारपोरेट अदर देन लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, इतना लिखने का दरकार नहीं है। और कॉपी में क्या लिखोगे? बॉडी कॉर्पोरेट, O/E, पार्टनर ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय शॉर्ट में। अब आओ डॉगी में,
डॉगीज जालिम, डॉगी के अंदर बहुत सारे डॉगीज हैं। डी के अंदर देखो बहुत कुछ चल रहा है। डी के अंदर कितने पॉइंट्स हैं देख के बताओ तो, कुछ मिसिंग हुआ है रे, चश्मा चेक। हाँ नहीं ठीक है, डी के अंदर कितने पॉइंट्स है बच्चा लोग? 3 है, डी के अंदर 3 पॉइंट्स है। एक ये, एक ये, देखो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर अंडर डी। पूरे बैच को याद हो गया होगा। 3 पॉइंट्स अगर कोई नहीं बता सके पढ़ाई छोड़ दो। हु कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर, एक लड़का उसने काय को एरे सेक्शन इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज a systematic and independent examination of financial statements as a whole to express reasonable assurance, which is a high level of assurance, 70 to 90% level. The financial statements are showing true and fair view. पता ऑडिटर रिपोर्ट किसको देता है? शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता है। हैंडओवर मैनेजमेंट को करता है, मैनेजमेंट सर्कुलेट करता है, पर रिपोर्ट एड्रेस किसको किया जाता है? शेयर होल्डर्स को। तो देखो अब ये जो डॉट है ना, ये क्या डॉट्स है समझो। हम इसका इजी लैंग्वेज कर देता है ताकि तुमको इसमें भी तकलीफ नहीं हो। सिंपल, पहले हम एक एक रॉ मीनिंग बता रहे हैं। रॉ मीनिंग मींस रॉन्ग मीनिंग एक्चुअली। हम है ना एक इंसान है हम ऑफ कोर्स हैं, हम सीए हैं, ऑडिट कर सकते हैं। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑडिट करना चाहते हैं। ओ रिलायंस का इक्विटी शेयर्स भी हम खरीदें तो हम उसको ऑडिट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? पहला पॉइंट, अ पर्सन हु इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी। सर हम कर लेगा, बोले तुम भी तो सीए, हम कर लेगा सर, हमारे पास डिवेंचर्स है। हमारे पास क्या नहीं है? तुम भी नहीं कर पाएगा। द वर्ड सिक्योरिटी मीन्स equity shares, bonds, preference shares, etc etc। डेरिवेटिव सुने हो? डेरिवेटिव्स एफएम टीचर लोग कई बार फड़का लगाता होगा। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी है जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है। अगर आपके पास कंपनी का सिक्योरिटी है तो आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते। मेरे पास 99,000 फेस वैल्यू का सिक्योरिटी है रिलायंस का। कितने का? 99,000 रुपीज का फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है मेरे पास, तो भी मैं ऑडिटिंग नहीं कर सकता। नहीं सर इधर कुछ लिखा आप भूल रहे हैं सर, रिवीजन नहीं किया लगता है। आपका एज आ रहा है ना 45 के होने वाले हैं आप। सर मिस्टेक किया सर, हम मिस्टेक किया या तुम मिस्टेक किया? हम 2 मिनट चुप है, अब पढ़ के बताओ। हम चाहते हैं आपका इन्वॉल्वमेंट आए। मैं सीधा आंसर बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। स्टार्ट रीडिंग नाउ, स्टार्ट रीडिंग नाउ एवरीवन। समझेंगे हिंदी में, पर एग्जाम में इंग्लिश में लिखना पड़ता है। अंडरस्टूड? क्या समझे? मैं क्वेश्चन वापस बोलता हूं। अमित बछावत, अमित नहीं, समीर is a chartered accountant. He has investments of 99,000 rupees in Reliance Industries Limited. Can he become auditor? My answer is still no. अब नेक्स्ट सुनो, समीर्स वाइफ एग्जाम्पल है, अपना पर्सनल मत समझना। समीर्स वाइफ समीरा समीर इज नॉट होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको ऑफर आया है, इसको बुलाई है वो नीता भाभी। समीर, यस मैम, प्लीज कम टू मी, आई वांट टू डिस्कस हमारा ऑडिट कैसे करना है, कब से शुरू कर सकते हो आप काम? यस मैम आई एम कमिंग। तो समीर वेंट फॉर टॉकिंग। इसको क्या ऑडिटिंग मिल सकता है? अचानक समीरा का व्हाट्सएप आया, आई हैव जस्ट परचेज रिलायंस का इक्विटी शेयर्स ऑफ 99,000 फेस वैल्यू। इस बार मिल सकता है। क्यों सर? मतलब एक्चुअली बोला जा रहा है शॉर्ट में, आप मतलब समझ गए। आपका नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी का होल्डिंग, आपका नहीं। जो ऑडिटर बनने जा रहा है उसका 1 रुपया का भी नहीं हो सकता है, पर आपकी वाइफ, आपकी रिलेटिव है ना अभी तक, ऑफ कोर्स। तो रिलेटिव, ऑफ कोर्स रिलेटिव का डेफिनेशन है ना, कंपनी लॉ में पढ़ाया गया था कौन कौन रिलेटिव के। टैक्स सुने हो? टैक्स में भी रिलेटिव का डेफिनेशन सुने हो? टैक्स क्लासेस में रिलेटिव का डेफिनेशन सुने हो? वो नहीं चलेगा यहां है।
कंपनी लॉ में जो रिलेटिव का डेफिनेशन आप कंपनी लॉ के क्लास में पढ़ते हो, 4th नंबर क्लास एक थी लाइफ में, आपने सुना होगा मेरे वीडियोस में भी, न्यू डेफिनेशंस बोलकर, या जहां पे भी आपने इनिशियल कंपनी लॉ के क्लासेस पढ़े होंगे, अगर मेरे से नहीं पढ़ते और आप ज्वाइन किए हो तो वहां पर भी आपने रिलेटिव्स का डेफिनेशन टीचर ने पक्का बताया होगा। तो वो वाला रिलेटिव यहां होना चाहिए। वाइफ इज ऑफ कोर्स योर मेन रिलेटिव, योर फादर मदर रिलेटिव, योर ब्रदर रिलेटिव, योर ओन चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन रिलेटिव, योर ग्रैंड चिल्ड्रन रिलेटिव। या नहीं, याद करके बताओ। दादा दादी रिलेटिव है? उस चार्ट में रिलेटिव के अंदर क्या तुम्हारा भतीजा तुम्हारा रिलेटिव है? नेफ्यू, एग्जाम में आएगा नेफ्यू इज होल्डिंग शेयर्स, नेफ्यू भी रिलेटिव नहीं है। तो वो कंपनी लॉ की क्लास में आपने सुना होगा, नहीं हुआ तो मैं कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां लिखवा देता हूं, कौन रिलेटिव नहीं है मैं बता दूंगा। बट डिड यू अंडरस्टैंड, आप 1 रुपया का भी होल्ड नहीं कर सकते, और जानबूझ के एग्जाम में पता है 99,800 देता है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं बच गया समीर, अच्छा वाह 1 लाख क्रॉस नहीं किया, बच समीर फंस चुका है। समीरा अगर 99,900 करती तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फेस वैल्यू, इसका और एक नाम क्या होता है फेस वैल्यू का? नॉमिनल वैल्यू अगर 1 लाख तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गंदा मैसेज आने वाला है मेरे पास, ओ आ गया। सो व्हाट विल बी योर आंसर इफ द फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली 1 लाख? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब होता है? मोर देन 1 लाख में, रिलेटिव्स के लिए। वापस बोल देते हो तो ये रिलैक्सेशन है, आप समझ में आया आपको? पहले एक बताओ, एक रॉ मीनिंग पहले समझ में आया? समीर 1 रुपया का भी फेस वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी खुद के कंपनी में अगर ये होल्ड करता है तो बन पाएगा? एक दिन गर्मी खा गया मेरे ऊपर समीर, हम बंद कर रहेंगे, हम इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फ्लैगशिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। बोले तो क्या हुआ, कहां किए हो? हम किए हैं, दूसरे में किए हैं। हम बोले कहां किए हो? हम रिलायंस के होल्डिंग कंपनी में किए हैं, हम सब्सिडरी में किए हैं, हम रिलायंस के एसोसिएट कंपनी में किए हैं, खुद के मेन कंपनी में नहीं किए हैं। ये सपोज रिलायंस छोड़ो, एक्स लिमिटेड में समीर बनना, कॉपी मत करना एक बार, डोंट कॉपी। समीर एक्स में प्रपोजल चल रहा है इसका, ये ऑडिटर बनेगा। समीर X1 लिमिटेड जो इसका होल्डिंग कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया है, तो यहां भी नहीं बन पाएगा। ओ तो बोला आप लोग को तो हमरे यहां होल्ड करने से प्रॉब्लम था ना। इधर देखो, डांस करेंगे आज हम। कई लोग एक्साइटेड हो गए हैं, नाचेंगे रे। कई बोले खुला पैसा निकाल, मोटिवेट करने के। रोके, समीर जो है, आई एम विजिबल या, समीर कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन ओन कंपनी, खुद का कंपनी में नहीं बन सकता है, खुद के होल्डिंग कंपनी में नहीं बन सकता है, खुद के सब्सिडरी में नहीं बन सकता है, एंड इन एनी, इधर देखो, इधर शर्म का बात क्या, समझो, वेद भी करेगा मेरे साथ। वापस देखो, समीर कहां नहीं बन सकता, जल्दी बताइए? इन इज ओन कंपनी, इन इज होल्डिंग, इन इज सब्सिडरी, इन इज एसोसिएट एंड एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। चाहे तुम भारतनाट्यम करो या मॉडर्न डांस करो, खुद के कंपनी में नहीं बन सकता, अपने होल्डिंग में नहीं बन सकता, अपने सब्सिडरी नहीं बन सकता, एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। एग्जाम हॉल में अगर वैसे याद नहीं तो समीर को एक नाम हमेशा याद रहता, इसकी एक पहली थी जो समीरा के पहले, उसको ये आज तक नहीं भूल पाया। उसका नाम बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, पूरे बैच को बताएंगे। ये उषा को नहीं भूल पाया है, ये उषास को नहीं भूल पाया है, इसकी कई उषास थे। ओन कंपनी में अगर ये होल्ड करता है, सब्सिडरी में अगर ये होल्ड करता है तो भी प्रॉब्लम है इसको, होल्डिंग में होल्ड करता है तो भी प्रॉब्लम है, एसोसिएट एंड एनी अदर सब्सिडरी। कॉपी मत करना ना बड़ा, ये सब कहाँ है, खोज के दिखाओ किधर है। अरे इधर ही तो, बहुत क्यूट है रे, मिला ही नहीं। समीर ओशाज में होल्ड करेगा तो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। याद हो गया होगा कहां कहां प्रॉब्लम, वरना लोग अपना बहुत मुश्किल से याद करते हैं। होल्डिंग कॉमा सब्सिडरी कॉमा, लाइफ चला जाएगा तेरा कोमा में। तो डिड यू अंडरस्टैंड, आप होल्डिंग में नहीं बन सकते, याद रहेगा ना। होल्डिंग सब्सिडरी यानी चक्रव्यूह समझते हो। तुम अगर अपने कंपनी में बनना चाहते हो ना, तो तुम इनमें से कहीं पे भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कोई भी टाइप के सिक्योरिटी में नहीं हुआ हो। सर इसको डायग्रामेटिकली दिखाइए ना थोड़ा, तो वो मैंने हटा दिया ना, है दिख रहे गुब्बारे आपको?
रंग भर लेना। 5 का चक्रव्यूह है ये। मतलब मैंने आपको हर तरीके से दिखा दिया है, डांस, मैंने बहुत फालतू नृत्य पेश किया आपके सामने, मैंने गुब्बारे लाए आपके सामने, मैंने आपको इसके निजी जीवन को आज सबके सामने बता दिया। समीर का रिश्ता पहले किसके साथ था, गांव वालों बताओ? उषाज। USHA मत लिख देना, इट इज ओन उषाज, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। आज जब जब जाओगे ना अकाउंट्स कॉस्ट क्लास में, समीर आज एक मॉडल है अपने लिए कि समीर के बारे में सुना क्या तुम लोग, क्या हुआ इसका ना, उषाज में एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, ये कहां कहां नहीं, कभी नहीं भूल पाएगा। ओन कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। अब लोग क्यूट चेहरा कई लोग बना के बैठे हैं वीडियो में, सर व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी लो? कि जब आप एक कंपनी का मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो नीचे वाला आपका एस हो गया सब्सिडरी, ऊपर वाला आपका होल्डिंग कंपनी हो गया। सो एग्जैक्टली 50 होल्ड करते हैं तो ताली बजाना बैठ के। होल्डिंग सब्सिडरी कब बनता है? जब मोर देन 50%। ये फाउंडेशन का जब लोग एग्जामिनेशन निकाले थे ना, उस साल एक एग्जाम हुआ था, बहुत लोग 50 लिख के आए हैं, मोर देन 50। और गवर्नमेंट कंपनी में मोर देन 50 नहीं होता। एक और एक प्रॉब्लम है लोगों का, गवर्नमेंट कंपनी में 51% और मोर होता है। बहुत भयानक क्वेश्चन आया था और रिपीट भी हुआ था इस साल के फाउंडेशन में, सेम क्वेश्चन देव रिपीटेड। ये क्लासिक मुंह पे तमाचा है लोगों के लिए। एक साल था मुझे याद है दिसंबर 23, उसमें जो क्वेश्चन आया दे गेव इट अगेन इन जून 24, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट नेम, फिर से लोगों का रॉन्ग, जो सोल्यूशन नहीं चेक करके आता। ये सोच के आता पुराना वाला सारा कट्टो जो आया हुआ है। इन लोग मुंह पे बाउंसर देते हैं, कितना बड़ा ढीठ है पता चले। पिछली बार जो मिस्टेक किया था 6 मार्क्स का, फिर सबका रॉन्ग हो गया। तो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट होल्डिंग एंड सब्सिडरी का पहले एक रफ आइडिया दिया। ये एक और तरीका भी होता है, व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी। मतलब हम आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, हम आपके डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, तो आप हमारी क्या हो गई? सब्सिडरी। चाहे होल्डिंग हो सकता है मेरा कम हो, तो मैं अभी लॉ में नहीं जा रहा हूं, एक एक लाइन पुराने फर्स्ट क्लास में जीवन में नहीं जा सकता, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू होल्डिंग सब्सिडरी। वैसे एसोसिएट क्या होता है? जब अ कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक वर्ड होता है, ओवर अनदर कंपनी, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर। तो एग्जाम में कई बार है ना एसोसिएट वर्ड नहीं लिखता है, इन लोग इतने डैश हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं इन लोग, है ना। वह स्टोरी देंगे, आप उस कंपनी में अपॉइंट करवाना चाहते हैं, उस कंपनी में आप वोटिंग पावर आपका 23% है, तो तुमको लगता है एक ही चीज, पता क्या? अच्छा होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हुआ तब तो पॉसिबल है ही, पर तुम प्लीज उषा को मत भूलना। देख पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता आदमी का। तो उषा में क्या अच्छाई था? उषा का तुमको क्या अट्रैक्ट करता था? उसका ए, दैट इज एसोसिएट कंपनी। याद रखिएगा, 20% और मोर वोटिंग पावर, दैट इज द वर्ड। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दैट वर्ड हैज टू बी रिमेंबर्ड। थोड़ा बेटर हुआ जो लोग बोलते हैं ना सिंपैथी, आई डोंट नो लॉ, आई हैव डायरेक्टली ज्वाइंड फॉर कंपनी ऑडिट क्लास, तो आपको एक बेसिक पता चल गया। एक तरीका और होता है, यू कंट्रोल बिजनेस डिसीजंस। चाहे आपके हो सकता है शेयर होल्डिंग कम हो, पर एग्जाम में उतना डिटेलिंग में नहीं जाएगा। व्हेन यू कंट्रोल बिजनेस डिसीजंस, कोई अग्रीमेंट हुआ है कि 18% में भी सारे डिसीजंस हम कंट्रोल करेंगे, तो भी आप उसके नीचे वाला एसोसिएट हो गया, ऊपर वाला। और सब्सिडरी और होल्डिंग का कब बनता है? व्हेन मोर देन, इक्वल टू मत लगा देना, इक्विटी शेयर्स यानी वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो अगर आप। तो मैंने आपको पूरा ग्रास रूट लेवल से, कोई अगर एकदम नया बच्चा हो, ना होल्डिंग कंपनी जानता हो जीवन में, वैसे सब थे पता है क्लास 12 के एग्जाम्स में भी छोड़ दिया होगा ना पोस्ट कोविड बैच, और ना सब्सिडरी जानता हो, उसको भी हमारे यहाँ सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हिंदी में एक बात बताओ, आप ऑडिटर नहीं बन सकते अगर आप अपने कंपनी में क्या होल्ड कर रहे हैं? आप एनी सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हो, कहां के? उषाज में होल्ड कर रहे हो। पर आपके रिलेटिव को एक गुड न्यूज अलाउड है। रिलेटिव को कितना अलाउड है? 1 लाख रुपया का फेस वैल्यू रिलेटिव होल्ड कर सकता है। अब रुको, एक प्रॉब्लम है, रिलेटिव होल्ड कर सकता है कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का फेस वैल्यू। लुक एट द वर्ड्स, रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं। पर पता रिलेटिव्स को जो रिलैक्सेशन दिया है सिर्फ कहां पर दिया है? पढ़ के देखो, तुम पढ़ के निकालो। रिलेटिव को जो हम बोले ना, आपको 1 लाख रुपया तक का अलाउड है, ओनली इन द कंपनी। तुम लोग द कंपनी का मतलब जानता है? बहुत अजीब रिलैक्सेशन अभी तक लॉ में।
रिलेटिव होल्डिंग और सब्सिडरी में होल्ड करेगा तो आप फंस जाओगे, बहुत गजब गंदा चीज दी है। रिलेटिव सिर्फ खुद के कंपनी में, हाँ आई नो, पर ये इसको पता है क्या बोलते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन। लॉ में अगर लिख दिया है बहुत स्ट्रिक्टली, यू कैन नॉट मॉडिफाई, नहीं नहीं इसको ना ऐसा करना चाहिए था, चल काट के ठीक कर दे। दिस इज द लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, कि जो लिखा है वो ही लकीर का फकीर बनना पड़ता है कभी कभी। कि रिलेटिव्स को एग्जाम में पता है रिलैक्सेशन सिर्फ कहां दिया गया है, खुद हिंदी में लिख देना, सिर्फ खुद के कंपनी में रिलैक्सेशन है। यानी एग्जाम में आएगा रिलेटिव्स 99,000 फेस वैल्यू होल्ड कर रहा है होल्डिंग कंपनी में गया तुम। पता है समीर क्या कर रहा है, आज का पूरा क्लास किसके नाम पर है, समीर के नाम पर। समीर इन दिनों घर लेट आ रहा है बिकॉज इसका रिलायंस में सपोज वो क्या नाम है, बहुओं का नाम क्या है जो अभी आई है, नहीं 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 वो राधिका, हाँ राधिका से इसका कई बार मीटिंग रहता है रिलायंस में, मतलब ऑफिस में 11-12 बजे तक। और इसकी पत्नी, क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का कल, समीरा। समीरा इसके लिए खाना वाना लेके बैठी रहती है, हिंदुस्तानी नारी। और इस पे बहुत 12 बज गया, घर आया, चिल्लाई ये कोई टाइम है घर आने का, तो ये गरमा गया, ज़्यादा बात मत करो, अभी मीटिंग चलता है मेरा राधिका से, आज हम ऑडिटर बनने वाले हैं, वहाँ पर बात कर रही हो, आज आ तो गए, कई रातों को तब आएंगे भी नहीं, बहुत प्रेशर है काम का। गुस्सा आ गया, वो शक करने लगी, पता है क्या कर ली, मतलब इतनी चालू पत्नी थी, रिलायंस का शेयर खरीद के बैठ गई। अगले दिन ये फिर लेट आया और इसको देख के हंस रही है, ऐसे ऐसे गंदा गंदा चेहरा बना रही है, आ जाओ स्वीटी आओ आओ। ये बोला क्या करो, इतना एक्साइटेड और खुश क्यों हो रही हो, ऐसा क्या बात हो गया, अब आ गए, अब कल शायद नहीं आएंगे। बोला अब तुम आ जाओगे टाइम से। बोला तुम इतना गारंटी कैसे ले सकती हो, ये बोलता है तुमको वो काम नहीं मिलेगा, काला जबान अपना बंद करो। काला जबान नहीं, लॉ का जबान। क्या दिखला रही हो ये, हम ले लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स। यानी कई पत्नियां जो वीडियो देख रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही हैं, आप पति का जैक कर सकती हैं। आप अगर शेयर खरीद लें, वहां पर 1.5 लाख रुपया का शेयर खरीद ली इसकी पत्नी, 99 का खरीदी, इसकी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रपोजल जहां चल रहा था वहां का कितना खरीद ली। अब उसमें एक तरीका है, अब ये क्या गिफ्ट विफ्ट देकर उसको क्या करेगा, प्लीज मान जाओ, क्या बोलेगा उसको, तुम तो मेरे क्या नाम है चरणों की दासी हो, प्राणों की प्यासी हो। पहले तो गलत लाइन बोलेगा तो भमक जाए, क्या बोल रहे हो, बोले नहीं 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 तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम प्लीज मान जाओ ना, अभी भी टाइम है तुम्हें ना, 60 दिन के अंदर, सुनो 60 दिन के अंदर अपना होल्डिंग थोड़ा बेच दो, तुम 99,000 तक आ जाओ। यानी अगर रिलेटिव्स कभी एक्वायर कर ले 1 लाख ज्यादा सा फेस वैल्यू इन द कंपनी, सिर्फ रिलैक्सेशन है, तो उसको तुमको क्या करना है, पटियाना है, गिफ्ट विफ्ट देना है, एक आईपैड जैसा खुद खरीदे उसको भी दो ताकि घर में खेले। तो ऐसे सिचुएशन में विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन अगर कन्विंस करके बिकवा दो, होल्डिंग को कम कर लो, तो तुम्हारे ऊपर आंच। एक की पत्नी तो और खराब थी, जब ये ऑडिटर बन गया उसके बाद जाके शेयर खरीद ली, अब क्या होगा बताओ, ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। अब डिस्क्वालीफाई मत बोलना, डिस्क्वालीफाई कब होता है, रेस में दौड़ने के पहले पता चल जाए कि ड्रग्स लिया हुआ है, तब उसको वहीं से अचानक 4-5 पुलिस लोग आके उठा के ले जाता है, वो दौड़ेगा पर पीछे की तरफ, पांव हवा में चला गया, हु इज दिस। पर एक क्या होता है, मेडल लेके जीत गया, मेडल भी मिल गया उसको, और वापस मेडल वापस उससे ले लिया जाए, तो ये इंग्लिश में बोलते हैं वेकेट। आफ्टर बिकमिंग ऑडिटर, इफ यू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ द क्लाइंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, ही हैज टू वेकेट ऑफिस। बच्चे गंदा इंग्लिश लिख के आते हैं, ही इज डिस्क्वालिफाइड, अरे ही हैज ऑलरेडी बिकम एन ऑडिटर एंड आफ्टर बिकमिंग ही डज घटिया हरकत, देन ही हैज टू वेकेट ऑफिस। पढ़ाऊंगा, अब मैं ईमानदारी से आपको टाइम दे रहा हूं, अगर अभी सेट कर लोगे ना, घर में मत पढ़ना, हम आपको गंदा बात सिखा रहे हैं, ऐसा सेट होगा कि पूरा याद हो जाएगा। तुम देखो इसमें कॉपी में क्या लिख सकते हो, पॉइंट नंबर D1 के लिए, हम अगर होते तो ऐसा कुछ लिखते। अच्छा एक चीज देखो, किस किस को प्रॉब्लम है, अगर आप होल्ड करते हैं सिक्योरिटी, आपका रिलेटिव होल्ड करता है, रिलेटिव में थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, पर सुनो मजेदार बात, समीर नहीं ऑडिटर बन रहा है, सॉरी समीर ऑडिटर बन रहा है, समीर का एक होल्डिंग नहीं है, समीर का जो फर्म है ना, जिसको ऑडिट मिलने वाला है, उसका एक पार्टनर होल्ड कर रहा है। एक पार्टनर भी अगर कलंकित हुआ ना, तो पूरा फर्म क्या हो जाता है, कलंकित। व्हाट इज कलंकित, मतलब यहां पे ब्लैक लिस्टेड मतलब क्या है, उस फर्म का एक भी पार्टनर अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है ओशास का,
तो फिर वो फर्म और उसके कोई भी पार्टनर्स ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। एग्जाम में कई लोग ऐसे लिख दिए, इट इज नॉट समीर फॉल्ट, समीर इज वेरी एथिकल, ही इज नॉट होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर। समीर का गलती नहीं है, पर इसका वो जो है ना आदमी ओम, वो किया है बहुत बड़ा होम, वो जाकर क्या कर दिया है, ओशास के संग वो भी रिश्ता कर लिया है, मतलब होल्डिंग कर लिया सिक्योरिटी। तो ऐसे सिचुएशन में अब ना वो समीर की बन पाएगी ना होम की बन पाएगी, ओम की बन पाएगी। तो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? 3 लोगों पर श्राप दिया गया है। एक मिनट देखो, ऋषि वाल्मीकि नहीं, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 बोल दिया कि 3 लोग फ्री नहीं होंगे ऑडिटर बनने के लिए। अ पर्सन, हिज रिलेटिव, बोल चीता भाई, पार्टनर। 3 लोग अगर 5 चक्रव्यूह में फंसते हैं, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, बोलो बोलो बोलो, एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, तो फिर आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। पक्का? अच्छा, डी को मैंने सिर्फ रंग भरा है क्योंकि डी के अंदर कितने क्लॉजेस हैं? 3, 1 2 3। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मैंने ना पॉइंट 1 पर पीएचडी करवाया था, और एग्जाम में पता है कई बार बेवकूफ बनाते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय रिलेटिव इज 1,05,000। धीरे से नीचे लिखते हैं, अगले पेज में टाइप करवाते हैं जानबूझकर, वो प्रिंटिंग कराने के लिए खुद चले जाते हैं प्रेस में। भैया सेटिंग ऐसा करो ना, पेज का मार्केट वैल्यू फर्स्ट पेज में आए और अगला पेज के फर्स्ट लाइन में आए। द नॉमिनल वैल्यू इज 95,000, पर लोगों को क्या दिखता है? मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा, मना कर इसको। फेस वैल्यू अगर 95,000 है रिलेटिव्स के लिए अलाउड है, पर वो भी रिलेटिव्स के लिए कब अलाउड है? कब अलाउड है? इन द कंपनी। अंडरस्टूड? तो ये जो फालतू फालतू आवाजें निकाल रहा हूं ना, इंपैक्ट के लिए निकाल रहा हूं। अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर दुग्गी मतलब 2, हम चाहते हैं 2 तुम लोग खुद पढ़ो। और एक मिनट, 2 को किसके साथ पढ़ोगे बताओ? 2 को कौन से क्लॉज के साथ पढ़ोगे? 1 डी के साथ, क्योंकि डी सबका पिताजी है। डी एक यूनिवर्सल पॉइंट है 1 2 3 के लिए, इसलिए मैंने डी को सिर्फ हाईलाइट किया है। कई लोग क्या काम करते हैं गंदा, टैक्स क्लास में भी करते होंगे, वो मोटा हाईलाइटर येलो वाला लेते हैं, सबको रक्त रंजित कर देते हैं। उस आलू का जो झोल वाला सब्जी होता है मारवाड़ी घरों में, है ले डूब जा। एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस लाइन में आपको रंग भरना हो वहीं पे रंग भरना। पॉइंट डी को पढ़ो और डी के बाद 2 पढ़ो सीधा। पहले डी के साथ 1 पढ़ा, ये क्या, सुनो इधर आओ सिखा देता। D+2, D+3, ये था D+1। अब समझ में हाउ टू रीड दिस पैराग्राफ। अब हम आपका कुछ स्किल्स देखेगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। कॉपी में भी जगह छोड़ के रखना। हाँ, डी का 1 के लिए शॉर्ट इनपुट्स। अब डी का 2 पढ़ो, चलो स्टार्ट डूइंग। D+2 लिखो, D+3 लिखो, चलो स्टार्ट डूइंग इट। मैं हट जाता हूं। हेलो, इंटरेस्टिंग है ना ये? दिस इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। छोटे छोटे पार्ट्स हैं बहुत, बट बहुत टेक्निकल है। मैं आपको सच बताता हूं, मुझे अब नॉर्मल मत समझना। आई रेड दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013। ये नया आया था, नया कंपनी लॉ में, बहुत हाई फाई। पुराने कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन 4 लाइन का था, पता, 4 लाइन का, और ये इतना बड़ा था। मैं किताब छू के बोलता हूं, अब तो मेरे को तो बहुत हेट दृष्टि से देखोगे, है ही आप बेवकूफ। आई टुक 1 मंथ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तुमको इतना इजी लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सेमिनार और इस पे किया है, तोड़ तोड़ के क्लॉजेस को सीखा है, पर आई टुक 1 मंथ एक एक क्लॉज पर यहाँ पे कितने इंप्लीकेशंस हैं और कैसे याद ही नहीं होता था, क्योंकि कितना कॉमा है, मतलब कितना बड़ा सेंटेंस है। इन द होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट एनी अदर सब्सिडरी और द सेम होल्डिंग कंपनी। फिर ये उषा तो बाद में आई मेरी जिंदगी में चांदनी बिखेरने के लिए। ओके, पहले समीर की जिंदगी में थी, तो उसके बाद मेरी जिंदगी में आके मेरे को बताई, अमित तुम ऐसे याद करो मुझे। नाउ द थिंग्स आर सिंपल बिकॉज मुंह पर हमारे सारे लर्निंग टेक्निक्स फिट हो गए। D+2, तो हम लोग पूरा लॉ के ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। नाउ D+2 पढ़ो, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। मैं टाइम दे रहा हूं, रीडिंग टाइम, मैं हट जाता हूं, सो दैट्स गुड। आज सिर्फ 3 तक करवाऊंगा, जल्दी पढ़ो 2 और 3। वेडनेसडे हम लोग फिर मिलेंगे, एकदम एग्जैक्ट टाइम 9:15-17 पे शुरू कर देंगे।
स्पेशली पहला 5, मतलब एक्चुअली 8वीं क्लास भयानक है, ये अपने आप नहीं समझ पाएगा आदमी सिर्फ जीरोक्स से। अच्छा ये क्या मतलब है देखो, इंडेटेड, इंडेटेड मतलब वेरी गुड। तो सपोज वेदू, ओके इसका नाम क्या है, वेदू। तो वेदू एक आदमी है एंड ही हैज टेकन लोन फ्रॉम द कंपनी। कितने रुपए का लोन लिया ये वेदू, कितने का लोन लिया है? ग्रेटर देन 5 lakhs। अब गंदा मैसेज आने वाला होगा, ले आ गया। सो व्हाट विल बी योर आंसर इफ द लोन इज एग्जैक्टली ऑफ 5 lakhs? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इक्वल टू लिखें तब मैसेज करो, जब लिख ही दिया ग्रेटर देन 5 तब प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली 5 होने से प्रॉब्लम। एंड पता है इतना गंदा पेपर सेट करता है इन लोग, एग्जैक्टली 5 वाला दे देता है स्टूडेंट। उसी में क्या होता है, 5 तो था, रात को पढ़े थे, मोर देन 5 था या लेस देन 5, ठीक से पढ़ के आना वरना तुम्हारा मोर देन 40 नहीं होगा। क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या है, अगर तुम लोन ले रखा है कितने से ज्यादा का प्रॉब्लम है, 5 lakhs। इसका लॉजिक है, तुम्हारा इतना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके साथ, तुम्हारा लोन का पैसा कंपनी में फंसा है, और अगर कंपनी के बारे में तुम खराब खराब रिपोर्ट लिख देगा तो उसका शेयर वैल्यू और गिर जाएगा, कंपनी तुम्हारा पैसा भी नहीं चुका पाएगा। इसे तुम इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है, तुम अगर कंपनी से लोन ले रखा है तो भी तो तुम, अगर तुम उस कंपनी के बारे में गंदा अंदा रिपोर्ट दे देगा तो कंपनी का तो शेयर वैल्यू पूरा गिर जाएगा। अरे रिपोर्ट जब खराब आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब चल रहा है, तुम तो अच्छा दिखाना चाहेगा ना। तो तुम बोलते कि बेसिकली तुम्हारा इस टाइप का कोई रुपया का आदान प्रदान कंपनी से होगा तो तुम बायस्ड हो जाएगा। तो इन लोग एक बेस बनाया, अब गंदा में से आता है, सो इन लोग 3.5 लाख क्यों नहीं लिखा? अब गवर्नमेंट को एक फिगर फिक्स करना था। तुम जब पार्लियामेंट में जाओ ना धोती पहनकर अगली बार, अब तो 5 साल बाद इलेक्शन जब भी होगा तब तुम जाना, जिस भी पार्टी का पल्ला भारी रहे, कभी तुम उधर आ जाना फिर इधर आ जाना, होता है ना कई लोग। ओके नहीं, ऑल आर गुड। तो देखिए अगर आप इंडेटेड हो टू द कंपनी कितने रुपया लाख से ज्यादा के ऊपर, अब वेदू क्या बात करता है सुनेगा, कोई कॉपी मत करना एक बार। वेदू पता है क्या बोलता है, वेदू क्या किया है, टैलेंटेड आदमी, ही टुक लोन फ्रॉम ओ मतलब ओन कंपनी 3 lakhs, अच्छा होल्डिंग कंपनी 3 lakhs, सब्सिडरी 4 lakhs, एसोसिएट कंपनी 4 lakhs, अदर सब्सिडरी 3 lakhs। होशियार है। कैन ही बिकम ऑडिटर नाउ? नहीं बन पाएगा। क्यों सर? ये सब ऐड कर दिया जाएगा। नहीं सर कैसे कर देंगे आप? सर ये और है तो एंड रीड किया जाएगा और को, हैं तब तो हर आदमी यही करेगा। 5 लाख के ऊपर में प्रॉब्लम है तो कहीं से कोई फ्रेंड सिखा दिया होगा, देख 5 लाख के नीचे रख अपने जीवन में थोड़ा सा लालच, बोला कोई बात नहीं, सबसे एग्जैक्टली 5 लेंगे, ओ से लेंगे, एच से लेंगे, एस से लेंगे, ए से लेंगे, सबसे कितना ले रहा है 5 लाख, और हंसता है। लक्ष्मण रेखा के अंदर ही है हम बाहर नहीं गए अभी भी, हम बाहर से राक्षस को चिढ़ा रहे हैं, ए राक्षस আমি লক্ষ্মণ রেখার ভিতরে আমাকে তুলতে পারবে না, पर कानूনের हाथ অনেক লম্বা होता है। आई एम टॉकिंग इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ बंगाल, ठीक बोला ना आज मोहिती जी? ভালো বলছি, कानूনের हाथ लंबा होता है। कानून क्या किया बताओ? बोला कि तुम जो जानबूझ के ऐसा ऐसा काम कर रहा है, क्यूम्यूलेटिव सर मतलब एग्रीगेट सर, और हिंदी में बोलिए ना, समझ में आ रहा है? टोटल टोटल, ये तो वैसा ही बात हो गया। इंग्लिश बोल के दिखाए, कल हम मोटर की बाइंडिंग करके आए, एक पिक्चर आया था ना लापता लेडीज कई साल पहले, वैसा वाला हिंदी नहीं लिखना, इंग्लिश नहीं लिखना एग्जाम में कि he will aid all type of loan and then see whether he is jumping 5 lakh। राइट हो गया आंसर, वो भी समझ, क्रॉसिंग, पर इतना गंदा इंग्लिश लिखोगे नहीं सर, हिट हो जाता है ऐसा इंग्लिश भी, तो वो गाना भी तो हिट हो गया था। एक मूवी नहीं देखा लापता लेडीज, ओ सजनी रे ओ सजनी रे, नहीं देखते हो? नहीं देखा है? देख अच्छा है, आज हम तुमको लिंक भेज रहे, 1-2 गाना का बस। हाँ या अभी देखने जा रहे हो कि बैठ पूछा, अच्छा है तो देखो ध्यान से सुनो। he has given guarantee, sorry, he is indebted to, इन लोगों को अगर वो indebted है कितने लाख के ऊपर तो प्रॉब्लम होगा, और इसमें ऐड करके देखा जाता है, प्लस लगा देना साइन। 1 मिनट, ये कुछ नहीं किया, ये 4 लाख का लिया, समीरा 3 लाख का ली, ऐड हो जाएगा। क्यों?
रिलेटिव है समीरा। समझ में आ रहा है? ये भी एक झमेला है। ये जो 3 नाम थे ना, अब से ये तीनों भी ऐड होंगे। उई रे, ये 2.5, समीरा 2। सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक पार्टनर है, वो भी 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 मर गया। क्यों? तीनों का जोड़ा जाएगा। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन कि अ पर्सन, हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, ये तीनों जुड़ जाएंगे और वो 5 चक्रव्यूह भी जुड़ जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया, ट्रिगर क्या हो रहा है? मजेदार था। इज इंडेटेड टू द कंपनी। लैंग्वेज याद हुआ? कॉपी में लिख लो लाइन। इंडेटेड लिखो कॉपी में। पता है क्या लिखना चाहिए था? अ पर्सन, हिज रिलेटिव ऑब्लिक पार्टनर is indebted to Oshas. बस a person, a person, a person। चीता भाई जल्दी दौड़, बहुत दिन जंगल से आया नहीं तो भूल गया प्रैक्टिस। हाँ, person his partner or relative greater than how much? 5 lakhs then cannot become auditor. Has taken, he is indebted to Oshas। ओशाज में सब आ गया। अच्छा, एग्जाम में लिख के मत आ जाना ओशाज, ये कोई आरओसी का शॉर्टकट नहीं है कि सारा इंडिया को पता है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी ऐसे भी फुल फॉर्म लिखना चाहिए, पर 1-2 जगह चल जाता है। ये ओशाज मेरे क्लास का एक तकिया कलाम भाषा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? हटा दूं? हाँ 3 पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समीर है ना, क्रेडिट कार्ड ले रखा है एक कंपनी से, बैंकिंग कंपनी समझते हो उसका, और उसी का ऑडिटर बनना चाह रहा है बैंकिंग कंपनी का। क्रेडिट कार्ड का लिमिट सुनोगे कितना? हिम्मत देखो इसका। क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 7 लाख रुपया। लिमिट, सैंक्शन लिमिट कितना है? 7 लाख। रुको, क्वेश्चन चेंज्ड। समीर वेंट एंड परचेज गुड्स फ्रॉम द कंपनी। ये कंपनी से गुड्स खरीदा, पेमेंट दिया है कंपनी को, पता है क्या चीज से? यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो क्या उस कंपनी जिससे गुड्स खरीदा उसका ऑडिटर बन सकता है? समीर गया एक कंपनी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदा, सॉरी रॉन्ग आंसर, एक कंपनी से गुड्स खरीदा, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से दिया 7 लाख रुपया का। सुनो, समीर को इंडेटेड है ही नहीं कंपनी को। बैंक वाले तो क्रेडिट कार्ड का मतलब जानते हो? तुमको कैश नहीं देना पड़ा, तुम्हारे बिहाफ में एक बैंक ने कंपनी को कैश दे दिया। सो आर यू इंडेटेड टू दैट कंपनी? नहीं, तुम लोग तो क्रेडिट वर्ड देखते हैं। आक्रमण! क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मेरी बात सुने हो, किससे पेमेंट कर रहे हो? 7 का क्रेडिट कार्ड देखते तुम हमक गया, ओ ऑडिटर नहीं बन पाएगा। बन सकता है। क्यों? तुम कंपनी के प्रति इंडेटेड थोड़ी हो, तुम्हारी तो लाइबिलिटी अब किसके प्रति होगी? बैंक से। वो मंथ में बिल आता है ना तुम्हारा, लिमिट्स के अंदर तुमने कितना माल उठाया है, सॉरी कितना क्रेडिट उठाया है, अकॉर्डिंगली। इज इट ओके विथ एवरीवन? तो इज इंडेटेड। पहले हम इस एंगल समझ गए क्रेडिट वाला। अगर आप लोन पे सामान उठाए हो 7 लाख का तो प्रॉब्लम है ना। रुक जाइए एक बार, इधर पे कुछ क्वेश्चंस है, एक बार जल्दी से आओ। आज शायद पॉइंट 3 भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 एंड 8। आज 3 नहीं करवा पाऊंगा, टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव अदर ट्यूशन ऑल्सो। 5, 6, 7, 8 में आइए, ईमानदारी से पढ़ो एक एक करके सारे पॉइंट्स, वेरी गुड वंस। मैं फुल पेज करता हूं तो रीडिंग बेटर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे। मेरा फोन नंबर आपको पता होगा, कोई क्वेरी अगर हो या यूट्यूब पे जो देख रहा हो एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लास मिल जाएगा। और आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस 5, 6, 7, 8 स्टार्ट रीडिंग। जल्दी बताओ, 5 का बताओ। 5 में बुद्धि है क्योंकि क्रेडिट कितने का है? बन सकता है क्योंकि
पेमेंट अभी ओवरड्यू नहीं है, इंडेटेड थोड़ी हुआ। इंडेटेड कब होगा आदमी? जब पेमेंट ओवरड्यू होगा। अंडरस्टूड? हाँ, पेमेंट इज नॉट, हाँ सॉरी, तो इंडेटेड नहीं है ना ये। कैन ही बिकम ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड? यस। क्वेश्चन 6 पे आओ। ए रुको रुको, हाँ 5 को वापस सोचो तो एक बार। क्रेडिट पीरियड इज नॉट ओवर एंड द पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू। वापस सोचो एक 6 को पढ़ो तो शायद याद आ जाए। 6 को पढ़ो शायद याद आ जाए। तुम लोग पढ़ो, मैं यही हूं। फाइव में जस्ट अ सेकेंड, इंडेटेड लिखा हुआ है हमारे उसमें, तो आप इंडेटेड हो चुके हो। पेमेंट इज नॉट ड्यू, ये जो वर्ड है ना, पेमेंट इज नॉट ड्यू, ये इररिलेवेंट होगा या नहीं होगा? एक लाइन लिखो, कॉपी में लिखो एक लाइन। अच्छा, A6 का क्या लिखा है तुम लोग आंसर? 6 का बन सकता है। क्यों बन सकता है 6 का? कंपनी की तरह इंडेटेड नहीं है। क्रेडिट कार्ड में इंडेटेड कहां रहता है? और ये जो लाइन है वापस देखो, कहां गया 5? हाँ, पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इंडेटेड। हमारा पूरा लैंग्वेज क्या था? इंडेटेड पे था, नॉट ऑन द ग्राउंड दैट आपका पेमेंट आया या नहीं आया। इफ यू आर इंडेटेड यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर। तो बेवकूफ बनाने के लिए लिखा था पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू। और यहां पे क्या था? क्रेडिट कार्ड में कैन बिकम, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में यू आर नॉट इंडेटेड। लैंग्वेज यूज करना होगा कंक्लूजन में। 7 बताओ क्यों डिस्क्वालिफाइड है? ये वो है समीर, समीरा और इसका पार्टनर ओम, इन लोग तीनों मिलकर करते हैं इस कंपनी से सौदा, लोन वोन का सब ऐड हो जाएगा ना। सो देयरफॉर डिस्क्वालिफाइड। एग्जाम में ऐसे मत लिखना ही इज डिस्क्वालिफाइड, ही इज इंडेटेड। दिस यू कैन नॉट डू इन द एग्जाम। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एक लाइन और पूरा नहीं लिखना है। अ पर्सन कैन नॉट बिकम ऑडिटर इफ ही और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव इज indebted to OSHA's, पूरा एक for greater than. In the present case, the aggregate indebtedness of all will be considered together. Point 8 बताओ। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया? X is a CA who wants to become. X's father holds 45,000 in Z Limited. ओ सबका होल्डिंग ऐड करके देखना होगा अगर। वेरी गुड। F's father holds 45,000 shares in Z Limited. ये ठीक है, अलाउड है। X's mother holds, X's wife holds, इसमें दोनों पपलू। तुम कई लोग ये बोलते हैं अगर हम वैसे भी ऐड करके देखें तो मोर देन 1 लाख हो रहा है। हाँ, और कई लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन तो सिर्फ किसके लिए था? इसमें 2 आंसर्स आते हैं। कई बार सोल्यूशन आता है कि इन तीनों का होल्डिंग जोड़ो तो देखोगे 1 लाख के ऊपर चला जा रहा है। पर फिर कई लोग बोलते हैं लॉ में तो रिलैक्सेशन सिर्फ किसके लिए था? इन द ओन कंपनी ओनली। याद आ गया ना ये क्वेश्चन? तो दिस इज 5, 6, 7, 8। और एक काम करोगे आज ही 1 और 2 जल्दी से नजर डाल लो। 3 तो हम करवा दिया था, वेकेट वर्ड यूज करना था। ये 4 वो वाला है, पटियाना पड़ेगा ना वाइफ को, याद आया? तो ये कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन थे कि हम किस तरह इसको याद करके, तो मैंने साथ साथ में आपका ब्रेन स्टॉर्म भी करवा दिया है
कि क्वेश्चन के और क्या क्या रूप आ सकते हैं। एग्जाम में पता है क्या आता है, आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। ये क्वेश्चन 1 and 2 टाइप का, सीएमए में तो 1 and 2 टाइप का आ जाता है। सीए वालों के दे मे गिव यू 6 7 ऑल्सो, सीएस ऑल्सो, बट सीएमए पीपल गेट वेरी सिंपल एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम लोग कवर करते जा रहे हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑडिट। फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्लासेस आप आगे भी आते रहिएगा, टाइम से आते रहिएगा। एंड अभी अपने आप कुछ लाइंस मत पढ़ना, इसमें मैं और बहुत कुछ अभी इंप्लीकेशंस बचा हुआ है। आज मैंने स्टैब्लिश कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ओशाज, अगले दिन फिर से बहुत बार ओशा आएगी आपके पास। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।